टाइप पी इन सकते हैं, बस पी लिख दीजिए, बस मैं अंदाजा लग जाए कितने माता पिता इसमें सेशन में जुड़े हमारे साथ। ओके, बहुत लोग जुड़े हैं। तो जब ये सेशन जुड़े हैं, मैं अब स्टार्ट करें, तो मैं आशा करता हूं कि आपके घर में जितने भी बच्चे हैं जो क्लास 8 से ऊपर हैं, उनको अपने पास बुला लें। पहला पार्ट उनके लिए बहुत जरूरी है, आप जितना आपके लिए, ताकि इसमें आपको अनुभव होगा कि भाई करियर का चुनाव के क्या क्या पैमाने हैं और किस किस से चुना जाए। तो आशा करता हूँ लोकमान जी, प्लीज लोकमान जी आप स्टार्ट करें। मेरा हार्दिक अभिनंदन है कि आप मेरे कहने पे मेरे पोर्टल पे आए करियर गाइडेंस के लिए। आने वाले टाइम और सीरीज लेके आएंगे, इससे ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। लोकमान सर, वेलकम है आपका। धन्यवाद सत्या, बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना जोरदार आपने ये सेशन के आगाज किया है, मैं आपको अभिनंदन करता हूं। और आप ही का नहीं, मैं तो आज इस रूम में इकट्ठे जितने भी हम लोग हैं सबको बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ऐसी चर्चाएं जो आज हम करने वाले हैं ये इस देश में बहुत कम होती है। और इस देश को मित्रों ऐसी चर्चाओं की बहुत आवश्यकता है। हम चर्चाएं करते हैं उन सारे विषयों पर जहां प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस हो सकता है इससे कम हो, पर ये इतना अहम मुद्दा है, इतना अहम मुद्दा है, इस पर हम चर्चाएं या तो करते नहीं, और करते हैं तो हम कहीं हमारा ज्ञान सीमित होता है। और ज्ञान भी अगर हमारे पास है तो हमारे पास संसार में जितने भी अवसर उपलब्ध हैं उनके बारे में ज्ञान कहीं ना कहीं ज्ञान और अनुभव कम रहता है। आइए आज एक ऐसा सेशन हम आज लेने वाले हैं, आज ऐसी चर्चाएं करने वाले हैं जिसमें एक ही जगह वो सब मसाला, द होल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग करियर्स इन साइंस हमें मिलने वाली है। इसको हमने स्पेसिफिक कर्टेल किया है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है करियर गाइडेंस अपने आप में। इसको कर्टेल करके एक छोटे से लिफाफे में पैक करने की कोशिश की है। तो मैं इसे बहुत कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसको जितना अच्छा कर सकता हूं उतना डिलीवर करूं। मुझे वॉइस लिखा है अनक्लियर है, प्लीज आपको मेरी वॉइस अगर क्लियर हो तो मुझे यस लिखें, जल्दी से यस लिखें। वॉइस क्लियर है? ग्रेट, बहुत बढ़िया, यस वॉइस क्लियर है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं। आपको नमस्कार है, सत श्री अकाल है, अस्सलाम वालेकुम है, गुड मॉर्निंग है और बधाई है। चलते हैं आज के सफर पे। आज सत्या ने कहा कि हम दो चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पहला कि साइंस में करियर क्या है, और दूसरा करियर्स को डिसाइड कैसे करते हैं। ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज है। रादर मैं ये समझाने आया था या मैं वो डिस्कस करने आया था कि साइंस में करियर्स क्या है, पर अब मेरे पास जिम्मा है दो चीजों का। तो मैं सत्य आपकी बात को सिरोधार्य करूंगा, पर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा। करियर कैसे डिसाइड होता है इसको बात में लूंगा। पहले साइंस में क्या करियर ऑप्शन है। तो आपके आसपास बच्चे हैं तो प्लीज उनको आप अपने साथ ले सकते हो, माइक ओपन कर सकते हो। साइंस के सारे करियर हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने कोशिश की है कि साइंस में जितनी भी करियर्स इंडिया में उपलब्ध हैं, इंडिया के बाहर उपलब्ध हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑन दिस स्लाइड। मैं इसको स्क्रीन पे शो करूंगा, आपको बताऊंगा। अगर मेरे से कहीं छूटता है तो प्लीज मुझे आप रोक कर बता सकते हैं। इस क्लास का फॉर्मेट रहेगा, हम 40 मिनट्स 50 मिनट्स करियर इन साइंस डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बाद 20 मिनट 30 मिनट हम आपस में एक दूसरे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा, मैं पूछूंगा, आप जवाब देंगे। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? यस लिखो, टाइप करें आप अगर आप तैयार हैं। यस, श्वेता जी ने लिखा यस। अच्छा, जिसका जवाब आएगा मैं नाम बोलता चलूंगा, और जिसका भी नाम आए वो थोड़ा चौड़ा होकर फील लेना। यस, थोड़ा एक्सपांशन फील करना। यस समथिंग, वाओ ग्रेट। मधु जी, राजकुमार जी, जोशना जी, अनु, खुशी, संजीत मलिक, वाओ बहुत अच्छी एनर्जी मुझे इस रूम में दिखाई दे रही है। आइए शुरू करते हैं। आज अजय जी ने भी लिखा, प्रियंका जी ने भी लिखा, वाओ। सोहम, सिंपी जी, सब तैयार हैं। तो करते हैं शुरू आज की कार्यवाही दोस्तों। और आज की कार्यवाही का मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोग कितना जानते हैं साइंस में क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं? प्लीज आप एक एक करियर ऑप्शन आप लिखते हैं। एक करियर ऑप्शन जो लिखते हैं उसको रिपीट मत करना, प्लीज नोट राइट, आप लिखते जाओ। आप चैट बॉक्स में लिखो करियर ऑप्शन साइंस में आपके हिसाब से क्या क्या है। फिर मैं
आपको शेयर करने वाला हूं। पहला नाम डॉक्टर, वंडरफुल, पूरे देश में पहला नाम यही निकलता है। राजकुमार जी थैंक यू। दूसरा नाम जल्दी से टाइप करें, पीएचडी। यस, पीएचडी करियर नहीं है। यस, इंजीनियर, यस करियर है। फिजियोथेरेपिस्ट करियर है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट करियर है। वेरी गुड प्रियंका जी, राजकुमार जी, कृतिका जी। बाकी साइंटिस्ट, यस, वाओ, ममता, यस साइंटिस्ट, यस। बाकी एक बार जो हो जाए उसको रिपीट नहीं करना प्लीज। आप यूनिक लाओ कुछ। सिर्फ 5 पर गाड़ी रुकी आके हमारी। कार्डियोलॉजिस्ट 6, यस 6। बहुत करियर है, बहुत करियर है साइंस में। मैं देखना चाहता हूं कितनी कितनी जागरूकता हमारे अंदर है। हम लोग 36 लोग अभी हैं। गवर्नमेंट जॉब, यस 7, जतिंदर जी 7। एंड गवर्नमेंट जॉब टीचर, यस यस 8 9। न्यूरोलॉजिस्ट, अब सारे लॉजिस्ट को हम एक बार रखते हैं तो वो डॉक्टर हो गया, मेडिकल फील्ड हो गया, वो हम कवर कर चुके हैं। डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट, यस 11। फार्मासिस्ट 12। रिसर्चर्स 13। वाह, मोनालिसा जी ने रिसर्चर लिखा। डिजिटल मार्केटिंग साइंस में करियर थोड़ा सा मिसमैच है कहीं, जतिंदर जी आपने लिखा है। चलो, पायलट, यस। रोबोटिक इंजीनियर, वाओ ग्रेट। लीना जी बिल्कुल सही लिखा। करियर इन लॉ इज नॉट अ करियर इन साइंस। हर्षवर्धन जी नेक्स्ट, यस यस 12 13 पे भी गाड़ी। माइक्रोबायोलॉजिस्ट बिल्कुल 13। गेम डेवलपमेंट साइंस को बिल्कुल डायरेक्ट नहीं करियर होता उसमें। एरोनॉटिकल बिल्कुल होता है राजीव जी। कंप्यूटर इंजीनियर जरूर होता है। टीचर बिल्कुल है, तीसरी बार आ गया टीचर। नर्स बिल्कुल है। एंड लैब टेक्नीशियन अजय शर्मा जी बिल्कुल ठीक है आप। राजीव जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिल्कुल ठीक है। सिविल इंजीनियर, इंजीनियर अगर हम सारे इंजीनियर्स को एक ही कैटेगरी में रख दें तो वो एक साइंस का करियर, और डॉक्टर्स को सबको रख दें तो वो एक साइंस का एक ही करियर माना जाएगा। बिहेवियरल एंड जेनेटिक इनोवेटिव रिसर्च फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पैंडेमिक लाइक कोरोना, माय गॉड, वाओ ग्रेट। मोनालिसा जी आपने बहुत अच्छा लिखा है। फार्मेसी, पैरामेडिकल कोर्स, वाओ। एनवायरमेंटलिस्ट, बहुत अच्छा। अभी 21 नाम हुए टोटल, कम ऑन। न्यूक्लियर 22, वाओ। राजीव जी, यस यस, बाकी लोग सब लिखे। इससे इजी क्वेश्चन आज कुछ हो नहीं सकता। प्लीज आप अपनी नॉलेज को शेयर करें। एनवायरमेंटल साइंस, यस हो गया था, फिर भी आपने लिखा, गुड, थैंक यू। अजय जी नेक्स्ट। बहुत है अभी, बहुत जानते हैं आप। एटॉमिक साइंस, यस बिल्कुल है, ग्रेट। साइंटिस्ट हो गया जतिंदर जी। एग्रीकल्चर, यस सोहम सिप्पी जी, ये करियर है, यस। फूड पैकेजिंग में साइंस यूज हो सकती है। मोनालिसा का प्रोफेसर हो सकता है। आर्किटेक्चर इज अ साइंस, यस एब्सोल्युटली। इस साल से इसको हम साइंस ही कहेंगे, यस। नेक्स्ट, बायोकेमिकल, यस बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जेनेटिक इंजीनियरिंग, यस ग्रेट। चलिए, आपका नॉलेज बहुत बढ़िया। रिसाइकलिंग, बहुत बढ़िया। रिसाइकलिंग इज नीड ऑफ आवर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट। केमिकल इंजीनियरिंग, engineering, whole engineers are in one category. लीना जी, that's right. हम टोटल करीब काउंसलर, hopefully impact in politics soon. Oh, great. Yes, मोनालिसा जी, हम करीब 25-26 पर हमारी सुई अटक गई, हमारा कांटा अटक गया है। अब हम देखना हम करते क्या है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इन पॉपुलर करियर्स में से ही बच्चे को करियर चूज करने का गाइडेंस देते हैं, और इन करियर्स में जाने के बाद क्या होता है, एक बार अगर इंटरनल फैक्ट्स हमें पता चले, इनसाइड पता चले, तो आंखें खुली रह जाती हैं कि क्यों वहां बच्चे इतने भीड़ जाती है और क्यों वो सक्सेस नहीं होते और क्यों परेशान होते हैं। आइए, आप तैयार हैं इसको डिस्कस करने के लिए? चलें आगे। दोस्तों, पेरेंट्स और बच्चों, जितने भी लोग हम इस रूम में हैं, आज हम साइंस को डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्दी से। आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो, वो प्लीज आप अपने पास पेपर में लिखना। मोनालिसा जी, आपको नहीं दिखाई दे रहा? अभी आप देखें प्लीज, अब दिखाई देगा आपको। अगर करेक्ट हुआ विजिबिलिटी तो प्लीज मुझे यस लिख दें। सबको करेक्ट हो गई है तो ठीक है, जिनको नहीं हुई वो मुझे कंसर्न लिख सकते हैं। ब्लैकिश है, ब्लैकिश है आपका। दो अभी दोबारा हो गया सर।
आप ना वीडियो ऑफ कर दें सर, शायद नेटवर्क इशू आ रहा है आपका। जस्ट ए मिनट। ये बेटर है काफी सर, इसमें कुछ दिख रहा है अभी अभी भी अभी एक बॉक्स बन के आ रहा है सामने, अभी कुछ बेटर है, इसे स्टार्ट कर सकते सर। अच्छा, यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं बताता चलूंगा। स्क्रीन पे अगर कम भी दिखाई दे रहा है तो मैं आपको बताता चलूंगा। अगर आपके पास पेन कॉपी है तो आप लिख सकते हैं अपने पास, और अपना कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप अपने पास नोट करना। लास्ट के 40 मिनट में आई एम गोइंग टू टेक ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम यू, और whatever knowledge and experience and expertise I have with me, I would like to share with you in the form of your answers, in the form of my delivery during these 50 minutes. मैं शुरू करता हूं, और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साइंस जब जब दिमाग में आती है, साउंड इज लो, प्लीज इंक्रीज। अभी साउंड मेरे पास जितना मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है मैंने सारा ओपन कर दिया है प्रियंका जी। मैं स्लो बोलूंगा, आपको समझ में आ जाए। साइंस में कुल 4 तरह के करियर होते हैं, यानी साइंस को अगर एक्सप्लोर करें हम तो हमें साइंस पढ़ने के लिए 4 ऐसे पाथवेज हैं, 4 ऐसे हाईवे हैं जो साइंस नामक शहर से निकलते हैं, और उन पाथवेज पर अलग अलग तरह की यात्राएं होती हैं, अलग अलग तरह की स्टडीज होती हैं, अलग अलग तरह के कोर्सेज मिलते हैं, अलग अलग तरह का करियर बनता है, अलग अलग तरह की उनकी वर्किंग होती है। उन 4 को ऐसे कैटेगराइज किया है हमने कि वो चारों एक कैटेगरी से दूसरे में अलग हैं, और आप सब इसे जानते हो। मतलब इसमें मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा, आप पहले से ही जानते हो इसे। अब इसमें अंदर घुस के क्या होता है मैं आपको जल्दी से बताते चलता हूं। इसमें अंदर चल के क्या होता है, हो सकता है ये चीजें शायद आप सबको ना पता हो। मैं आपको बताऊं, जैसे आप सबने अभी कहा था कि साइंस में करियर कितने हैं, वैसे ही हमारी इंडिया के सारे पेरेंट्स लगभग ऐसे ही हैं जैसे हम लोग हैं। यानी कुछ टिप्स पर जो करियर है बच्चों को वही सलाहें दी जाती है कि क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, एमबीए करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सिविल सर्विसेज में आईपीएस आईएएस में जाना है, और बहुत कम परसेंटेज लॉ के लिए जाता है। यानी बाकी सारे करियर्स के लिए जो हमारा पैकेट है वो सिर्फ 8% बचता है, बाकी सारा पैकेट खर्च हो जाता है हमारा इन 5-7 करियर्स में। और यही सबसे बड़ी विडंबना है, यही सबसे बड़ी समस्या है कि साइंस में करियर्स में प्रॉब्लम बच्चों को ज्यादा आ रही है। एक तो उनको नॉलेज पूरा नहीं होता, एक उनके पास क्लैरिटी पूरी नहीं होती। पेरेंट्स जो कुछ प्रिविलेंट है मार्केट में, जो कुछ चल रहा है, बस उसी के पीछे हम चले जाते हैं बिना उसमें डीप डाइव किए, और हमारे बच्चों के लिए और हमारी आगे वाली पीढ़ी के लिए किस प्रकार प्रॉब्लम खड़ी होती है, इस बात को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ करियर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा साइंस का करियर है दोस्तों इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग के करियर में जब भी इंजीनियरिंग दिमाग में आता है तो आपके दिमाग में वो टोपी पहने हुए इंजीनियर समझ में आता है। 4 चीजें इंजीनियरिंग से रिलेट करती हैं जब हम इंजीनियरिंग के संबंध में करियर डिस्कस करते हैं। अच्छा, कौन बताएगा इंजीनियरिंग क्या होती है? हम में से कौन, प्लीज, ब्लैक बॉक्स हैज अराइव्ड। मैं ब्लैक बॉक्स मैंने अभी ओपन किया है मैम, मैंने क्वेश्चन पूछा है। आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गैलेक्सी J7 आप चैट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं। हम में से क्या समझते हैं इंजीनियरिंग क्या होती है? सर आपके स्क्रीन पे दोबारा ब्लैक बॉक्स आ गया सर। चलो ब्लैक बॉक्स में करेक्ट करता हूं, तब तक हम सब ये हम जवाब दें। सत्या अभी दिखाई दे रहा है? मैंने स्लाइड शो से बाहर आया हूं। है सर, अभी भी है। अच्छा, आप स्लाइड शो मत रखें, ऐसे रखें तो सही रहे। अभी ब्लैक बॉक्स आ रहा है आपका सर। मैं इसको दोबारा स्टॉप शेयर करके करूंगा प्लीज। हाँ, मैं तब तक ब्लैक बॉक्स करेक्ट कर रहा हूं। आप ये बताएं इंजीनियरिंग क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय द इंजीनियरिंग? हम में से क्या ज्ञान है इंजीनियरिंग के बारे में कि इंजीनियरिंग होती क्या है? प्लीज जल्दी से लिखें, जल्दी से लिखें, फास्ट। जिनको पता है फास्ट लिखें। आप क्या समझते हैं इंजीनियरिंग से? मुझे कोई जवाब अभी तक नहीं आया।
मेरे चैट बॉक्स में अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूं साइंस को आप बताएं प्लीज। साइंस से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? मैकेनिक, मैकेनिक, यस यस जी ने लिखा है मैकेनिक का मतलब साइंस है। बाकी सब से भी मैं गुजारिश करूंगा आप बताओ साइंस से आप इंजीनियरिंग से क्या समझते हैं? साइंस समझ में आई थी, इंजीनियरिंग से क्या समझते हैं? नहीं, मैं बताता हूं। इंजीनियरिंग, अभी सत्या मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। Engineering is a branch of science in which we study to design, develop, maintain machines, engines, and environment. टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, मशीन, इंजिन्स, इन चीजों से रिलेटेड जो डिजाइन, डेवलपमेंट, वर्किंग, इन सारी चीजों को जिसमें स्टडी करते हैं। वाओ, मोनालिसा जी ने जवाब दिया, इंजीनियरिंग इज द स्टडी ऑफ डिजाइनिंग, मैकेनिक्स एंड मैनेजमेंट ऑफ मशीन्स। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है, बहुत अच्छा कवर किया है आपने, यानी उसको हम इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब इंजीनियरिंग में जब भी हम किसी को भेजना चाहते हैं उससे पहले हम ये तलाश लें, ये सोच लें कि इंजीनियरिंग में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। 4 चीजें इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियरिंग में अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि उसका ब्रांच कौन सा लें, कौन सा कोर्स पढ़ें, कौन सा कोर्स बच्चों को पढ़ाएं, कौन सी ब्रांच बच्चों को दिलाएं, कौन सा कॉलेज, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं जहां हमारा बच्चा जाके अपनी लाइफ को सक्सेस में मोड़ सकता है, अपने करियर को बना सकता है। चौथी चीज होती है, अगर ये तीनों चीज अच्छी हैं और लर्निंग डेवलप नहीं हुई, जो कि आज है हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या इंजीनियर्स के साथ। इंजीनियर्स के साथ ये समस्या है कि 52% इंजीनियर देश में जो बच्चे पढ़ के आ रहे हैं कॉलेजेस से, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। अब आपको अचंभा होगा, ये सेशन आप तक इसलिए पहुंचाया जा रहा है कि जिन बच्चों को 8, 10 लाख, 12 लाख खर्च करने के बाद, 4-5 साल खर्च करने के बाद माँ बाप ये उम्मीद करते हैं कि अब वो एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकते हैं, एक अच्छी जॉब मिल सकती है या कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, बड़ा दुख होता है सुन के कि उनमें यस, रोहन सिंह जी ने कहा कोई विशिल साउंड आ रही है पीछे से। यस, बाकी सारे म्यूट हैं रोहन जी, सिर्फ मेरा ही माइक ओपन है और मेरे माइक में पीछे मेरे साइड में जहां एक कोठी है वहां कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो थोड़ी सी विस्लिंग साउंड आएगी। यस, तो 52% इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल नहीं है, इसका मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरी लाइफ में। मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स को भर्ती किया है और उनमें से मेजोरिटी ऑफ इंजीनियर्स, सो कॉल्ड इंजीनियर्स, अच्छे कॉलेजों से पढ़े हुए, दे वर नॉट इवन एबल टू क्वालिफाई प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। उनको टूल्स के बारे में नहीं पता था, मैकेनिकल इंजीनियर टूल्स के बारे में नहीं जानता। आप सोच सकते हो, केमिकल इंजीनियर केमिकल रिएक्शंस के बारे में नहीं जानता, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर डायोड और कैपेसिटर को नहीं डिस्क्राइब कर सकते, तो आप समझ सकते हो कि कैसी इंजीनियरिंग करके वो जा रहे हैं। इंजीनियरिंग एक ऐसा पैसा है, इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग ऐसा करियर है जहां आपको जाके हाथ से काम करना पड़ेगा, जो सीख के आए हो उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। बट आई एम सॉरी टू से, देश के ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेजोरिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज भीड़ निकाल रहे हैं, भीड़, पैसे कमा के, और प्रैक्टिकलिटी के नाम पर उन इंजीनियर्स की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लर्निंग, कॉम्पिटेंसी, स्किल्स के नाम पर कुछ भी नहीं है या बहुत कम है। उतना कम है कि वो एक मैकेनिक की बराबर भी नॉलेज नहीं रखते जब वो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जाते हैं। इसकी वजह से हमारे आधे से ज्यादा बच्चे सड़कों पर हैं। इंजीनियरिंग तो सोच समझ के भाइयों, सोच समझ के बहनों, सोच समझ के दोस्तों, सोच समझ के बच्चों, आपको इंजीनियरिंग के करियर को चूज करना पड़ेगा। सोचना समझना कैसा है ये लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं ये बता दूं आपको, ब्रांच, कोर्स और कॉलेज तीनों पर भारी पड़ जाती है लर्निंग।
क्योंकि जिस दिन आप एम्प्लॉयबिलिटी में जाओगे उस दिन आपकी लर्निंग जज होगी, ब्रांच, कॉलेज और कोर्स हो सकता है इनको वेटेज उतना ना मिले। अगर बहुत हाई फाई कॉलेजेस से आपने इंजीनियरिंग नहीं की तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कॉलेज से आए और किस ब्रांच से आ रहे हो और किस कोर्स से लेके आ रहे हो। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अब अगर हम इन चारों चीजों के बारे में समझ गए तो मैं आगे चलना चाहूंगा और आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है कि इसकी ब्रांचेस कितनी है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हमारे देश में जो कॉलेजेस हैं वो लगभग 36 टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग में डिग्रीज दे रहे हैं। 36 तरह की इंजीनियरिंग देश में हो रही है और उसको देश और दुनिया में वैलिडिटी है, यानी उन कोर्सेज के साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्टार्टअप शुरू किए जा सकते हैं। तो 36 में से मैं यहाँ, क्योंकि टाइम कम है, 36 को नहीं डिस्कस करूंगा। जिनको 36 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए दे कैन पिंग और कॉल मी और सत्या हमारे फोन नंबर्स पे, हमारे व्हाट्सएप पे, ईमेल या पोर्टल पे आप फोन कर सकते हैं। पर उनमें से कुछ पिक करके लाया हूं बॉस्किट में जो बहुत ही डिमांडिंग है, जो बहुत अच्छे चल रहे हैं, और उनमें से ये 8 या 10 कोर्सेज हैं। मुझे किसी ने चैट लिखा है, व्हाई आर दीज सच कोर्सेज एग्जिस्टिंग, गवर्नमेंट और एनी एजेंसी डू नॉट मॉनिटर। बिल्कुल मॉनिटर कर रही है सर, गवर्नमेंट भी हम में से है, एजेंसी भी हम में से है और कॉलेजेस भी हम में से ही है। अब ये गवर्नमेंट को ब्लेम करने वाला हमारा ये प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पर, मैं आपको इनसाइट बताने वाला प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उसको सफर या तो आप और हम जैसे माँ बाप कर रहे होते हैं या हमारे बच्चे कर रहे होते हैं। अब जिनकी वजह से प्रॉब्लम है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता दूं। वन डे आई वॉज रिटर्निंग फ्रॉम आगरा। मैं अपनी कार में अकेला सफर कर रहा था और अकेला सफर करते हुए मैं अक्सर किसी को साथ बिठा लेता हूं ताकि किसी को हेल्प मिल जाए और मुझे बात करने का मौका मिल जाए। मैंने किसी को लिफ्ट दी एंड जिसको लिफ्ट दी ही वॉज अ प्रोफेसर, अ लेक्चरर इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। अब आप सुनना कहानी कहां शुरू होती है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। मैंने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा उन्होंने यहीं पास के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी, करने के बाद उनको 3 साल जॉब नहीं मिला, फिर उनको मारुति कंपनी में इलेक्ट्रीशियन की जॉब मिली। 1 साल उन्होंने 2 साल इलेक्ट्रीशियन का काम किया, फिर उनको ऑफर आया, वो इलेक्ट्रीशियन से सीधे इंजीनियरिंग पढ़ाने पहुंच गए हैं और अब वो इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं। कमाल हो गया। जैसी पढ़ाई उन्होंने की वैसी पढ़ाई वो आगे पास कर रहे हैं। कितनी क्लासेस चल रही हैं? 40% से ज्यादा क्लासेस बच्चे अटेंड नहीं करते, वहां बच्चे अटेंड नहीं करते। ये क्वालिटी अगर वहां है तो हमें बचना होगा। हमारे पास तरीका ये है, आज हम ये डिस्कस कर सकते हैं कहां से बचें और क्या करें। तो ये 8-7 ऐसे कोर्सेज हैं जो इंजीनियरिंग में बहुत डिमांडिंग है। डेटा साइंस हॉट है, मशीन लर्निंग हॉट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बहुत सारे ऑप्शंस, इंटरनल ऑप्शन हैं, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक कैटेगरी है और ये बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है। ऑटोमेशन, रोबोटिक्स अगले 10-15 साल तक ये खूब डिमांडिंग रहेंगे। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और बढ़ने वाली है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवरग्रीन है। ऑल्टरनेटिव एनर्जी यानी ऑल्टरनेटिव इंजीनियरिंग और ऑल्टरनेटिव एनर्जी इंजीनियरिंग यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से संबंधित जो एनर्जी है, यानी पेट्रोलियम के अलावा जो भी सोर्सेज एनर्जी के चाहिए उन पर रिसर्च करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट्स बहुत काम कर रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग को चैलेंज करने के लिए, उसको कम करने के लिए इस इंजीनियरिंग की डिमांड अगले वर्षों में बढ़ने वाली है। ये बहुत ही डिमांडिंग है। एरोस्पेस स्पेशली इन इंडिया बढ़ रहा है। आप देखना फ्लाइट्स के नंबर्स और बढ़ेंगे और एरोस्पेस अभी और बढ़ेगा। एरोस्पेस अभी डोमेस्टिक में बहुत जाएगा, कार्गो में बहुत बढ़ेगा, पैसेंजर में बहुत बढ़ेगा, तो एरोस्पेस में बहुत स्कोप है इंडिया में। मटेरियल साइंस और न्यूक्लियर साइंस ये दोनों डिमांडिंग है। मटेरियल साइंस और बढ़ेगा। जिस तरह से अभी हम आत्मनिर्भर बनने वाले हैं या बनने की मुहिम जो हम सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, उस मुहिम में मटेरियल साइंस और आगे जाएगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेशन बहुत चाहिए
और जब वो पावर जनरेशन हमें चाहिए होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास न्यूक्लियर साइंस को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो ये इंजीनियरिंग बहुत डिमांडिंग है। अब इन इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे मिले, या वो 36 टाइप्स की इंजीनियरिंग में जो टॉप हैं वो ये हैं और जो बची हैं वो दूसरी हैं, उन सब में एडमिशन कैसे मिलता है, ये आज डिस्कस करें जल्दी से हम। तो दोस्तों इसमें दो तरह के कोर्सेज होते हैं, एक प्रोफेशनल, एक वोकेशनल। प्रोफेशनल कोर्सेज वो हैं जिनमें डिग्री होती है, 4 साल की डिग्री करने के बाद नो स्क्रीन, अभी स्क्रीन होगा। सत्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर दिख रही है। अच्छा रेखा मैम आप प्लीज अपने एंड पे एक बार उसको रिस्टोर करके देखें या रिस्टार्ट करके देखें। तो एक प्रोफेशनल कोर्स और एक वोकेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स उसमें जिसमें 4 साल की डिग्री करनी पड़ती है बैचलर्स में, अंडर ग्रेजुएट। वोकेशनल कोर्स वो है जिनको 10th के बाद ही, यानी ज्यादा नहीं पढ़ना, 10th के बाद 12th के बाद एक डिप्लोमा किया और डिप्लोमा करने के बाद आपने इंजीनियरिंग को ज्वाइन कर लिया। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में पहले वोकेशनल की बात करूं तो 2 साल के डिप्लोमा आते हैं जो ITI बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है 2 साल की। अगर वो हमने की, पीछे किसी का माइक ओपन है प्लीज। यस, तो 2 साल की अगर हमने डिप्लोमा किया तो वो हमारा ITI है, और एक 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है जिसको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इंजीनियरिंग बोलते हैं। उससे जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं, दोनों का ही नाम इंजीनियरिंग है। तीसरा कोर्स एक वोकेशनल स्टडीज का एक कोर्स और शुरू हुआ है जिसमें मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है। 12वीं के बाद वोकेशनल में गए, 4 साल को कोर्स किया और सीधे जॉब पे निकल जाते हैं। उसके बाद जॉब ही रास्ता होता है क्योंकि इसका नाम ही बैचलर इन वोकेशनल स्टडीज रखा है। तो इसके भी कई कोर्सेज अभी शुरू हुए हैं, पिछले कुछ सालों में सरकारों ने शुरू किए हैं। जिन बच्चों को यही कोर्स करके यानी डिग्री करने के बाद सीधे जॉब में जाना है वो वोकेशनल की तरफ बढ़ सकते हैं। जिनके पास ज्यादा पढ़ने का वक्त नहीं है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टेट गवर्नमेंट्स कराती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स की अथॉरिटी है, एजुकेशनल अथॉरिटी। उनके बहुत सारे कॉलेजेस स्टेट में होते हैं जो गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी दोनों, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के इंस्टीट्यूट हैं। यहाँ से आप या बच्चा या आपका कोई रिश्तेदार जो करना चाहता है वो वहां से कर ले। इसके अलावा वोकेशनल में एक और ऑप्शन अभी इंट्रोड्यूस हुआ है पिछले कुछ सालों में, NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अब आने वाले भविष्य में जितनी भी वैकेंसी लोअर लेवल पे भी होंगी उनमें सब में स्किल फ्रेमवर्क काम करेगा, यानी कुछ स्पेसिफिक घंटों के कोर्सेज बनाए गए हैं जो स्कूलों में भी पढ़ाए जा रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाए जा रहे हैं। वहां से हर आदमी कुछ न कुछ कोर्स करके अपनी स्किल को डेवलप करके और उसके हिसाब से एम्प्लॉयबिलिटी अपने लिए प्राप्त कर सकेगा। ये वोकेशनल है। अगर हम प्रोफेशनल की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट में 2 कोर्स आते हैं, BE या BTech, बैचलर इन इंजीनियरिंग या बैचलर इन टेक्नोलॉजी। अब आप पूछेंगे कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में दोनों में फर्क क्या है? दोस्तों कोई खास फर्क नहीं है, दोनों लगभग सेम है। सिर्फ फर्क इतना है कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का झुकाव थ्योरी की तरफ ज्यादा होता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का झुकाव थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ ज्यादा होता है। बस माइनर सा हेयर लाइन सा ये डिफरेंस है। और मास्टर्स के लिए हमारे पास फिर मास्टर्स इन इंजीनियरिंग या मास्टर इन टेक्नोलॉजी, या एक और कोर्स होता है जो आजकल चल रहे हैं जिसमें बैचलर और मास्टर्स दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है। और क्योंकि हमें बैचलर अलग किया और मास्टर अलग किया तो 4 और 2 6 साल लगते हैं। वही बच्चा अगर इंटीग्रेटेड कोर्स करे तो 1 साल बच जाता है। वो BTech और MTech दोनों का इकट्ठा एक इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं, उसको डुअल डिग्री बोलते हैं। ये कोर्सेज बच्चे कर सकते हैं 12वीं के बाद, यानी 12th अगर बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में किया है तो वो बच्चा इंजीनियरिंग की तरफ जा सकता है। और वही बच्चे इंजीनियरिंग में जा सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट को कंपलसरी सब्जेक्ट्स के रूप में 11th और 12th में पढ़ा है। अगर उन्होंने पढ़ा है तो वो इन कोर्सेज में अपने को एनरोल कर सकते हैं। अब इन कोर्सेज में एनरोल करने का क्राइटेरिया क्या है? बहुत सिंपल है। हमें सारा ज्ञान एक जगह नहीं पता होता, तो मैं बता दूं इसके 2 तरह के क्राइटेरिया हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल लेवल पर जो टेस्ट होते हैं, ऐसे टेस्ट जिनमें किसी भी स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, वो टेस्ट है सेंट्रल लेवल के टेस्ट। और सेंट्रल लेवल का सबसे बड़ा एक टेस्ट होता है इंडिया लेवल का, दैट इज कॉल्ड
JEE मेंस, यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये JEE मेंस होता है। अब इस टेस्ट को देख के पूरे देश के बच्चे इस टेस्ट को देते हैं और करीब 14 लाख बच्चे हर 6 महीने में, यानी ये टेस्ट 2 बार हो रहा है, हर 6 महीने में 14 लाख बच्चे के आसपास इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। और वहां से जो बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं वो अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं। कौन से कॉलेजेस में जाते हैं, कौन सा स्कोर है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक टेस्ट होता है JEE एडवांस। JEE एडवांस को मैं आगे बताऊंगा। दूसरा है CUCET। CUCET का एक टेस्ट होता है जिसमें 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं हमारे देश में। उन 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए इकट्ठा एक ही टेस्ट होता है, CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एक है पिलानी बिट्स का बिटसेट, यानी ये पिलानी बिट्स के 3 इंस्टीट्यूट हैं अपने, ये उन तीनों का इकट्ठा एक इंटीग्रेटेड कोर्स, इंटीग्रेटेड टेस्ट है। एक पैसाट है, ये हमारा कर्नाटका में एक ग्रुप है इंस्टीट्यूट्स का, वहां होता है। बेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बिट, उनका अपना एक अलग टेस्ट है। और SRM यूनिवर्सिटी का SRM JEE, ये अलग टेस्ट है। तो ये बहुत ही पॉपुलर टेस्ट जो हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के, वो ये हैं। उसके अलावा हर एक स्टेट अपने स्टेट में उपस्थित जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनका अलग से एक टेस्ट लेता है और उसको हम रीजनल इंजीनियरिंग टेस्ट बोलते हैं। अलग अलग नाम होते हैं, यूपी में UPC है, राजस्थान में RPET है। इस प्रकार सबके स्टेट में अलग अलग टेस्ट होते हैं। इनमें बच्चों को तैयारी करनी पड़ती है 11th 12th के दौरान भी, और 12th पास करने के दौरान। जब बच्चे 12th में होते हैं तो एग्जाम देने से पहले इसके फॉर्म निकलते हैं और वो फॉर्म भरने के बाद बच्चे तैयारी करते हैं। तैयारी करके इन टेस्ट में अगर स्कोर कर पाते हैं तो कॉलेज में एडमिशन कौन से में मिलेगा और कैसे कैसे मिलेगा, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे टॉप मोस्ट कॉलेजेस इंडिया के जो बहुत पॉपुलर हैं मित्रों, वो 23 IIT हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जी हाँ, 23। अब इन 23 में टॉप 4-5 बहुत अच्छे हैं और उनमें एडमिशन के लिए बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ता है बच्चे को। टोटल IITs की सीट्स की बात करें तो पिछले साल तक इनमें करीब 14,000 सीट का आंकड़ा है जिनको ये इस टेस्ट से भरते हैं। और इनमें बॉम्बे IIT जो है उसकी रैंक सबसे ज्यादा हाई होती है, उसका स्कोर सबसे ज्यादा, यानी रैंकिंग जिनकी टॉप होती है सबसे, वो बच्चे बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर और कानपुर IIT को चूज करते हैं। उसके बाद 18 IIT और हैं। जैसे जैसे रैंक नीचे आती जाती है दूसरी IITs में सीट फिल होनी शुरू होती हैं। इनकी काउंसलिंग होती है टेस्ट के बाद, और काउंसलिंग में जो ऑप्शंस बच्चे देते हैं उनका ऑप्शन और उनकी रैंक दोनों जहां फिट बैठते हैं वहां उनको एडमिशन मिलता है। और जिस ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में उनको एडमिशन अवेलेबल होता है उसमें से उनको एडमिशन मिलता है। अब इसमें IIT में एडमिशन सबका नहीं हो सकता। सीट 14,000 और बच्चे 14 लाख, तो फिर एडमिशन कैसे होगा, उसका क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। जो 14 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं JEE मेंस पहला एग्जाम, उसमें जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनमें से टॉप 20% की रैंक वाले बच्चे, टॉप 20% की रैंक वाले बच्चे, और यानी ऊपर के सबसे टॉप वाले बच्चे, और जिनके 75% मार्क्स 12th क्लास में अनरिजर्व कैटेगरी में होते हैं, रिजर्व कैटेगरी में 65%, दोनों चीजें जब मैच करती हैं उन टॉप लेयर बच्चों का, यानी जो बच्चे 12वीं में 75% ला रहे हैं या रिजर्व कैटेगरी में वो 65% ला रहे हैं और उन्होंने JEE मेंस दिया और JEE मेंस में वो टॉप स्कोर वालों में हैं, उन बच्चों को उन बच्चों को JEE एडवांस का दूसरा टेस्ट देना होता है और उस दूसरे टेस्ट में जो रैंकिंग आती है उसके हिसाब से IIT में एडमिशन मिलता है। तो ये इतना आसान टेस्ट नहीं है पर असंभव नहीं है। अगर प्लानिंग के साथ तैयारी बच्चे की आपने कराई
तो आईआईटी की तरफ बच्चा जरूर चला जाएगा। और वो तैयारी कैसे होगी इसको डिस्कस हम करने वाले थोड़ी देर में। यहां अगर कोई क्वेश्चन किसी का आता हो तो प्लीज नोट कर लेना अपने पास। उसके बाद सेकंड नंबर पे इंस्टीट्यूट आते हैं ट्रिपल आईटी। ऐसे 25 इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जिनमें करीब 3433 यानी 3500 के आसपास सीट है। 2019 तक इतनी सीटें उसमें हो गई हैं। और उनमें से 6 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनको हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। और बाकी के जितने 19 इंस्टीट्यूट हैं उनको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये फर्क आपको समझना होगा, बड़ी बारीकी का फर्क है। 6 इंस्टीट्यूट को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 19 इंस्टीट्यूट को बोलते हैं हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो 6 इंस्टीट्यूट हैं वो हैदराबाद, पुणे, भुवनेश्वर, बैंगलोर, नया रायपुर यानी छत्तीसगढ़ में ये इंस्टीट्यूट हैं। और बाकी इंस्टीट्यूट जो है वो इंडियन वाले इंस्टीट्यूट हैं, वो अलग अलग स्टेट में लोकेटेड हैं। अब ये जो 6 इंस्टीट्यूट हैं इनकी काउंसलिंग भी अलग होती है और इनकी काउंसलिंग का एक जॉइंट अथॉरिटी बनी हुई है जिसको हम जोसा बोलते हैं, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। वो इनकी काउंसलिंग कराती है और बाकी सब में एडमिशन मिलता है हमारे जेई मेंस के थ्रू। अब इनमें जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो एडमिशन का क्राइटेरिया है 50% स्टेट कोटा होता है, 50% इसमें अदर स्टेट्स का कोटा होता है, यानी किसी भी स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 50% जिस स्टेट में ये इंस्टीट्यूट है उसी इंस्टीट्यूट के बच्चों को एडमिशन मिलेगा। वहां की 50% सीटें उन्हीं से भरी जाएंगी। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उनमें से जो टॉप 5 है वो एमएचआरडी चलाती है, वो एमएचआरडी से चलते हैं, यानी एमएचआरडी ने उनको एस्टेब्लिश किया था। और बाकी सब पीपीपी मॉडल पर चलते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर चलते हैं। तो उनको हम या तो ऑटोनोमस बोल सकते हैं या प्राइवेट बोल सकते हैं या पार्टनरशिप वाले बोल सकते हैं। पर ये 5 हैं जो ये प्योर एमएचआरडी ड्रिवन इंस्टीट्यूट हैं, जो ट्रिपल आईटी ग्वालियर, इलाहाबाद, जबलपुर, कांचीपुरम और कुर्नूल। तो ये ट्रिपल आईटी के बारे में था। अब ट्रिपल आईटी में जो रैंक जाती है वो क्लोजिंग रैंक जाती है 2019 की जो क्लोजिंग रैंक गई है वो हैदराबाद की 39 थी, बेंगलोर की 65, छत्तीसगढ़ वाले की 55, भुवनेश्वर वाले की डाउन थी 19,974। ये इनकी रैंक रहती है। यानी आपको टेस्ट में इतना सारा मेहनत करके इन रैंक्स पर बच्चे जाते हैं तो ये इंस्टीट्यूट उनको मिलते हैं। और इन इंस्टीट्यूट में प्लेसमेंट की बहुत अच्छी रिजल्ट है, यानी बच्चा वहां से अच्छी एम्प्लॉयबिलिटी में ही जाता है। अब इसमें जो हमारी कास्ट कैटेगरी की रिजर्वेशन है उसमें एससी का 15%, एसटी का 7.5%, ओबीसी जो नॉन क्रीमी और जिनका 8 लाख से कम इनकम है उनको 27% है, और फिजिकल डिसेबिलिटी वाले बच्चे 5% है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 10% मिलना शुरू हो गया है। तो यहाँ ये ऑप्शन आपके पास बेहतर हो सकता है। अगर बच्चों को आईआईटी नहीं मिलता तो वो ट्रिपल आईटी में जाकर अपना करियर बना सकते हैं। तीसरी स्टेप पर, तीसरा जो स्टेप है इंस्टीट्यूट का, तीसरी कैटेगरी है वो है एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मित्रों ये भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं। जिन बच्चों को आईआईटी नहीं मिला, ट्रिपल आईटी नहीं मिला, वो बच्चे एनआईटी में जा सकते हैं। और एनआईटी में करीब 17-18 हजार सीट के लगभग 2019 तक हो गई हैं। और जो बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं एनआईटी के वो है तिरुचिरापल्ली, सूरतकाल, वारंगल, नागपुर, एमएनआर इलाहाबाद, राउरकेला, कालीकट, कुरुक्षेत्र। इन सब इंस्टीट्यूट्स में ये जो रैंकिंग है इनकी, यस मुझे लिखा है रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड हो रहा है सत्या। तो इनमें रैंक कितनी रहती है कि तिरुचिरापल्ली सबसे टॉप है, उसमें जाना है तो 152 रैंक होना चाहिए तब ये मिलेगा। ये पिछली साल की जो रैंकिंग है 2019 की 152 तक गई थी। सूरतकाल में 208 गई, वारंगल में 189 गई, नागपुर में 525, एमएनआर में 899, राउरकेला में इतना, कालीकट में इतना और कुरुक्षेत्र में इतना। एडमिशन एनआईटी में थ्रू जेई मेंस होता है, इसमें जेई एडवांस की जरूरत नहीं पड़ती। जेई एडवांस सिर्फ ट्रिपल आईटी और आईआईटी के लिए जरूरत पड़ती है। और जेई एडवांस इन 2 इंस्टीट्यूट की कैटेगरी के अलावा फिर और जरूरत यहां नहीं पड़ती। तो
तो एनआईटी सिर्फ जेई मेंस की जो हमारी रैंकिंग है उसके हिसाब से मिलेगा, और इसमें भी स्टेट कोटा 50%, अदर कोटा 50% होता है। इसके अलावा अगर कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं जिनको यहां भी एडमिशन नहीं मिलता, तो एक और कैटेगरी हमारे पास है, शायद ये बात सबको नहीं पता, एक और कैटेगरी जिसमें 28 इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको बोलते हैं हम सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। यस, पहले इनको जीएफटीआई बोलते थे, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अब इनको सीएफटीआई बोलते हैं। इनमें भी 4000 सीट है, और ये भी तिरुचिरापल्ली, ये इंस्टीट्यूट जो है ये अलग है, यहाँ इनके नाम इधर नहीं है। सीएफटीआई के अलग इंस्टीट्यूट है, और वो अलग इंस्टीट्यूट 28 की एक अलग लिस्टिंग है, आप इंटरनेट पर एक्सप्लोर करोगे तो वो आपको सारे मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक जयपुर में है, और उसके अलावा जो जितने 27 और हैं वो मैं यहाँ नाम बताऊंगा, आपको लंबी लिस्ट बनेगी। तो पूरे 28 इंस्टीट्यूट हैं, और ये चौथा ऑप्शन बच्चों के पास हो सकता है, इसमें भी एडमिशन थ्रू जेई मेंस ही होता है। तो ये वो 4 कैटेगरी हैं जिनमें इंजीनियरिंग में प्रोफेशनल डिग्री के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए बच्चे जेई मेंस और जेई एडवांस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, अगर उनको इंजीनियरिंग जाने का मन है, इंजीनियरिंग उनका मोटिव है, इंजीनियरिंग उनकी चॉइस है बच्चों की। दोस्तों, इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि अगर बच्चों की कोई डिजाइन अच्छा है, कुछ आर्किटेक्चर अच्छा है, कुछ अच्छा डिजाइन कर लेते हैं, डिजाइनिंग या क्रिएटिविटी उनके बिहेवियर में, उनकी पर्सनैलिटी में है, तो आर्किटेक्चर उन बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आर्किटेक्चर उन्हीं बच्चों के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है जिनकी या तो प्लानिंग स्किल्स अच्छी हैं या उनकी डिजाइनिंग स्किल्स अच्छी है। और इसके लिए 2 कोर्स इंडिया में होते हैं, एक होता है बी आर्क और दूसरा होता है बी प्लानिंग। ये पिछली साल ही शुरू हुआ है। बी आर्क 5 साल का है, बी प्लानिंग 4 साल का कोर्स है, और दोनों में एडमिशन लेने के लिए 2 तरह के टेस्ट इंडिया में कंडक्ट होते हैं। पहला जेई मेंस जो इंजीनियरिंग के लिए होता था, उसी में एक सेकंड पेपर होता है। तो ये जेई मेंस में अगर कोई बच्चा आर्किटेक्चर के लिए जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको जेई मेंस में सेकंड पेपर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म में टिक करना पड़ेगा, और वो फॉर्म भरने के बाद जब वो टेस्ट होगा, उस टेस्ट में करीब 32 से 1000 बच्चे क्वालिफाई करते हैं साल में, ये ऑन एवरेज बता रहा हूं मैं। उसमें से जो बच्चे जाते हैं वो एनआईटी है 9 जो एडमिशन देते हैं बी आर्क बी प्लानिंग में, और उनमें से बेस्ट है एमएनआईटी जयपुर और भोपाल, एमए एनआईटी भोपाल, और उसके अलावा 6 सीएफटीआईज हैं जो अभी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट हमने बात की थी, और उसमें से सबसे बेस्ट है बिट मैसरा या, और एक एजावल मिजोरम में है। ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं, और इन इंस्टीट्यूट में अगर हाई रैंकिंग बच्चों की आती है तो जेई मेंस के द्वारा इनमें एडमिशन मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन उनके पास नाटा होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, यानी बच्चे को 2 जगह अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, नाटा का और जेई मेंस का। जब बच्चा 12वीं पास कर रहा हो तो नाटा और जेई मेंस दोनों फॉर्म भरे। जेई मेंस में बी पेपर के लिए जो अलग से ऑप्शन है उसको क्लिक करे, उसको फिल करे, तो वो आर्किटेक्चर के लिए जाएगा। आर्किटेक्चर की टोटल सीट करीब 15,000 अप्रॉक्स होती हैं। 477 इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो नाटा से एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हमारा आर्किटेक्चर का सेकंड ऑप्शन था। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि साइंस में 4 ऑप्शन हो सकते हैं, और इन 4 में से 2 ऑप्शन अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड हम आगे और डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं वोकेशनल कोर्सेज की, जो हमने वहां ऊपर अभी डिस्कस किए थे कि वोकेशनल कोर्स कौन कौन से हैं। तो वोकेशनल कोर्सेज के सब्जेक्ट्स हैं प्रोडक्ट डिजाइन एंड मॉडलिंग, मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को दोनों को मिला के एक ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग बनी है, उसको मैकेट्रॉनिक्स बोलते हैं। यानी मैकेनिकल मशीनें इलेक्ट्रॉनिक्स से कैसे ऑपरेट होती हैं, कैसे डिराइव होती हैं, इन दोनों का जहां जंक्शन होता है उसे इकट्ठा पढ़ने के लिए पहले मैकेनिकल के लिए अलग मैकेनिकल इंजीनियर काम करता था, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, 2 इंजीनियर एक मशीन पर काम करते थे।
यानी दो एक साथ लगते थे, अभी वही पढ़ाई इकट्ठी बनाकर मैकेट्रॉनिक्स बना दिया, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है। ये रामैया यूनिवर्सिटी में होता है बेंगलोर में, और बीबक कोर्सेज हमारे गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, जहां ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और भी कई कोर्सेज इंजीनियरिंग रिलेटेड ऐसे हैं जहां वोकेशनल कोर्स चल रहे हैं, और उन वोकेशनल कोर्सेज के थ्रू बच्चे अपना करियर बना सकते हैं। तो ये हमारा इंजीनियरिंग के दो फील्ड हमने डिस्कस कर लिए। तीसरा फील्ड आता है जो आज आप सबने पहला ऑप्शन बताया था, डॉक्टर। यस, तो मित्रों, अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बच्चे ने पढ़ा है तो वो साइंस में जाना चाहता है तो उसके पास दो ऑप्शन ऊपर थे। पर अगर बच्चे ने बायोलॉजी पढ़ी है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, तो बच्चा बायो वाला बच्चा किधर जाएगा, उसके लिए हम करियर डिस्कस करें तो उसके लिए एक ऑप्शन है, सबसे पहले हम सबके दिमाग में आता है डॉक्टर। जैसे ही बच्चे ने 12वीं 11वीं में सब्जेक्ट लिया बायो, और बच्चे के माँ बाप के और तो और रिश्तेदारों के मन में भी आता है डॉक्टर। तो वो डॉक्टर कैसे बनते हैं और क्या डिग्रीज डॉक्टर में अवेलेबल है, क्या स्कोप है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या हर्डल्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या करना पड़ता है, कॉलेज कैसे होंगे, कोर्स कैसे होंगे, आइए अगले 10 मिनट में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप संभाल के रख लीजिएगा, हम लास्ट में उनको डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर बनने के लिए अभी तक हम ये समझते हैं कि एमबीबीएस एक ऑप्शन है, नहीं। डॉक्टर बनने के लिए पूरी वैरायटी है डॉक्टर्स की, यानी जितनी अंग्रेजी दवाइयों के डॉक्टर जरूरी हैं, उतने ही दूसरे डिसिप्लिन्स में दूसरी तरह की जो थेरेपीज हैं आदमी को ठीक करने के लिए, जरूरी नहीं अंग्रेजी दवाएं, एलोपैथिक दवाएं ही काम करती हो, दूसरी तरह की दवाइयां भी काम करती हैं, दूसरी थेरेपीज भी काम करती हैं, और उनकी अलग अलग मेडिकल की पढ़ाई होती है। और वो कौन कौन सी है, कुछ लोग इसे जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते, वो आज जान सकते हैं। पहला है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, और दूसरा है बीएएमएस। यस, शिल्पा जी ने कुछ लिखा है, मैं जरूर ये बात लूंगा साथ। एमबीबीएस, बीएमएस, बैचलर इन आयुर्वेद मेडिसिन साइंसेस, बैचलर इन यूनानी मेडिसिन साइंसेस, यानी यूनान में एक मेडिकल साइंस शुरू हुई थी, वहां उनकी एक अलग मेडिसिन और थेरेपीज पूरा अलग ही स्ट्रीम है, उसमें अगर हम डिग्री करते हैं तो बीयूएमएस कहलाती है। एक जर्मनी में शुरू हुई थी बैचलर इन होम्योपैथी, डॉक्टर हन्नान की, वो बीएचएमएस कहलाती है। और अगर हम दांतों के लिए डॉक्टर बनते हैं या मेडिकल पढ़ते हैं हम दांतों के लिए, वो अलग ही स्ट्रीम है, अलग ही डिसिप्लिन है, कॉलेज भी अलग होते हैं, तो उसको हम बीडीएस बोलते हैं, डेंटिस्ट्री नर्सिंग डेंटिस्ट्री बोलते हैं उसको, यानी बैचलर इन डेंटिस्ट्री साइंस। तो वो अलग है, और सिर्फ इंसानों के डॉक्टर नहीं, डॉक्टर जानवरों के भी होते हैं, तो उसका एक कोर्स होता है वीबीएससी। इतने सारे कोर्सेज मेडिकल फील्ड में पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बनने के हो सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर के अलावा जितने भी ऑप्शंस हैं करियर के, वो है नर्सिंग है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, माइक्रोबायोलॉजी है, फार्माकोलॉजी है, फार्मेसी है, वायरोलॉजी है, और बहुत सारे टेक्निकल और असिस्टेंस, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी। यस शिल्पा मैम, आपने कहा स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी अलॉन्ग विद ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन योर स्लाइड। यस बिल्कुल सही है, मैंने यहाँ बहुत ही चुनिंदा रखे हैं, स्पीच थेरेपी भी है उसमें। इस प्रकार इतने सारे ऑप्शन हैं। अब जितने भी डॉक्टर बनने के कोर्स हैं, इसको हम बोलते हैं कैटेगरी को मेडिकल साइंसेज, और जो मेडिकल के अलावा जितने भी असिस्टेंस फॉर्म में यानी सहायक कोर्सेज हैं, सहायक कार्य हैं, उनको बोलते हैं हम पैरामेडिकल, यानी पैरामेडिकल साइंसेज। वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उतनी ही जरूरी है जितनी मेडिकल साइंसेज। डॉक्टर के अलावा आसपास जितने भी लोग सर्व कर रहे होते हैं मेडिकल साइंस में या हेल्थ के क्षेत्र में, वो सब पैरामेडिकल से होते हैं। तो इतने सारे कोर्सेज हमारे, अब हम इसमें पढ़ें क्या,
आगे कैसे बढ़े। तो इसके लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ती है? अगर हम मेडिकल की बात करें, डॉक्टर बनने की बात करें, तो 5.5 साल लगते हैं हमें उन डिग्रीज में जिसमें डॉक्टर बनते हैं। अमूमन किसी में 5 है और किसी में 5.5 है। तो 5.5 का ब्रेकअप है, 4.5 साल डिग्री में और 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ती है और वो मैंडेटरी होती है। और इसका एडमिशन होता है एक टेस्ट इंडिया में, इस साल से एक ही टेस्ट कर दिया है, इससे पहले कई अलग अलग टेस्ट से। पर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक ही टेस्ट से पूरे देश के कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा। और करीब 540 कॉलेज अभी तक मेडिकल के हैं जिनमें मेडिकल की पढ़ाइयां हो रही हैं। उनमें टोटल सीट 76,928 हैं अब तक की। और आपको जानकर अचंभा होगा कि करीब 13 से 13.5 लाख बच्चे हर 6 महीने में इस टेस्ट की तैयारी करके टेस्ट देते हैं। अब 13.5 लाख बच्चे टेस्ट देते हैं और 76,000 बच्चों की वैकेंसी है। आप देखना कितने बच्चे निराश होते हैं हर 6 महीने। और ये फ्रस्ट्रेशन, ये स्ट्रेस बच्चों की कहां निकलती होगी, वो कहां जाएंगे? वो कुछ तो पैरामेडिकल की तरफ जाएंगे और बाकियों के साथ क्या होगा? ये बहुत सोच का विषय है जिसको आज हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें बेस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं? कुछ कॉलेजेस दिल्ली में है, MAMC है, BMMC है, ये मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, एम्स, KGMC लखनऊ, ये मैंने कुछ कॉलेजेस बताए हैं। उसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इनकी रैंक सबसे हाई होती है। मुझे लिखा है किसी ने फैशन डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है। प्लीज, मैं फैशन डिजाइनिंग आज नहीं आपको डिस्कस कर पाऊंगा क्योंकि वो साइंस से रिलेटेड करियर नहीं है। और दीक्षा जी, साइंस, हम फैशन डिजाइनिंग को जिस दिन हम आर्ट से रिलेटेड कोर्सेज ले रहे होंगे उस दिन जरूर आपको डिस्क्राइब करेंगे और पूरा थॉरो डिस्क्राइब करेंगे उसको। तो प्लीज आप जरूर वो अटेंड करें और हमारे ग्रुप में जुड़े रहना। अब इन मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कैसे होता है? इसमें सारा एडमिशन 85% स्टेट कोटे से होता है, यानी जिस स्टेट में कॉलेज है 85% बच्चे उसी स्टेट के लिए जाएंगे। 15% बच्चे दूसरे स्टेट्स में यानी देश के अलग अलग राज्यों से आ सकते हैं। ये है। और इसमें बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां अगर आपकी रैंकिंग अच्छी नहीं हुई, 76,000 सीट है पर आपकी रैंक नहीं आई और एडमिशन नहीं मिल पाया, तो अगर कुछ पेरेंट्स के पास पैसे हैं तो वो बच्चों को पेमेंट सीट पर, मैनेजमेंट कोटा सीट पर, हाँ रोहत जी, हम कॉमर्स के कोर्सेज भी जरूर डिस्कस करेंगे एक दिन, आप जुड़े रहना। तो उन कुछ कॉलेजेस में बच्चे पेमेंट सीट पर मैनेजमेंट कोटा में पैसे देकर सीट ले सकते हैं और अपनी मेडिकल कर सकते हैं। वो मैंने कॉलेजेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, मैंने आपके लिए रख दी है। जिसमें CCM दुर्ग है जिसमें 40-45 लाख लगता है, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर है, छत्तीसगढ़ में श्री अरविंदो इंदौर है, MS रमैया बेंगलोर है, और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है बेलोर में, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल में है, इसमें 50 लाख के आसपास खर्चा आता है, जवाहरलाल नेहरू बेलगांव में, महाराजा अग्रसेन अग्रोहा में, DY पाटिल पुणे में और भारतीय विद्यापीठ पुणे में। ये कुछ कॉलेजेज हैं जहां पर मैनेजमेंट कोटे के थ्रू मेडिकल का एडमिशन लिया जा सकता है। टॉप मेडिकल कॉलेज मैंने बता दिए, एम्स न्यू दिल्ली, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज यानी फौज का अपना एक मेडिकल कॉलेज है पुणे, वहां पर आप एडमिशन फौज वाले बच्चों को तो मिलता ही है पर बिना फौज वाले भी बच्चे वहां ले सकते हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेलूर का बहुत अच्छा है, जिपमर पौंडीचेरी का बहुत अच्छा है। जिपमर पहले टेस्ट भी चलाते थे, इस साल से उसको ऑब्सोल्यूट कर दिया है, वो भी मर्ज हो गया है हमारे नीट में। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर का बहुत अच्छा है, MAMC मैंने बता दिया, KGMC मैंने बता दिया। उसके अलावा मद्रास मेडिकल कॉलेज MMC बहुत अच्छा है, और बेंगलोर में KIMS रमैया। तो ये इंस्टीट्यूट बेटर इंस्टीट्यूट हैं अगर मेडिकल साइंस में बच्चे जाना चाहते हैं। इसके अलावा एक लास्ट ऑप्शन और बचा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, यानी ये जो बच्चे जिनको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला या मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला, डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, ये कहाँ जाएंगे? एक तो बहुत बड़ा तबका इन बच्चों का किधर जाता है वो, और दूसरा कुछ बच्चे साइंस तो पढ़ना चाहते हैं पर वो इज मैनेजमेंट कोटा फॉर इंग्लिश ऑल्सो गुड कॉलेज नेम,
इंग्लिश को हम प्लीज बाद में, आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं मंजू जी, आप हमें ग्रुप में आप क्वेश्चन रख देना, हम आपको वहां आंसर कर देंगे। ये सेशन आज स्पेसिफिक साइंस का है। तो अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको साइंस तो पढ़नी है, इंटरेस्ट साइंस में है, साइंस पढ़नी अच्छी लगती है, बट इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना, तो फिर वो क्या करेंगे? उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि वो रिसर्च में चले जाएं, प्योर साइंस की रिसर्च में चले जाएं, यानी रिसर्च करें। अब रिसर्च में जाने के लिए क्या तरीके हैं? 2 तरीके हैं। यानी अगर आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो आप क्या बनेंगे? वोकेशनल स्टडीज में अगर चले गए तो छोटे मोटे काम 10वीं के बाद 12वीं के बाद कोई डिप्लोमा किया तो ये छोटे काम हैं, लैब असिस्टेंट, डेयरी फार्मर, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, पशुपालन, हॉर्टिकल्चर, सोइल कंजर्वेस्ट, फिशरीज, पोल्ट्री फार्म, गार्डनर, ये एग्रीकल्चर से और कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ करियर हैं जहां बच्चे चले जाएंगे। और जिनको ग्रेजुएशन करना, अंडर ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करनी है, उनके लिए ऑप्शन है हमारे पास। अगर पीसीएम पढ़ा है तो फिजिक्स में रिसर्च करें, मैथमेटिक्स में रिसर्च करें, और अगर बायो पढ़ा है केमिस्ट्री में जाए, एग्रीकल्चर में जाए, बायोटेक में जाए, बायोकेमिस्ट्री में जाए, बॉटनी में जाए, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जाए। इन सारे फील्ड्स में अब वो पढ़ेंगे क्या, कोर्स क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल है, उनको एक बैचलर ऑफ साइंस डिग्री करनी है, आइदर बैचलर ऑफ साइंस और बैचलर ऑफ साइंस इन ऑनर्स। किसी एक सब्जेक्ट में या तो ऑनर्स या प्लेन बैचलर ऑफ साइंस करनी है, और जो सब्जेक्ट है वो यहाँ लिखे हुए हैं। इतने सारे कोर्सेज बीएससी होते हैं, और बीएससी बायो साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मेजर, लाइफ साइंसेज, इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो उन बच्चों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। यानी रिसर्च में अच्छा स्कोप हो सकता है, बशर्ते बच्चा इंटरेस्ट से रिसर्च में जाए। बस ये बात ध्यान रखनी है कि बच्चा रिसर्च में जाए तो इंटरेस्ट से जाए, मजबूर होके ना जाए। उसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके टेस्ट कौन कौन से हैं जिनसे रिसर्च में बच्चा आगे बढ़ सकता है। तो ये बात आपको जनरली कहीं देखने को, सुनने को नहीं मिलेगी, जो बात अब जिस स्क्रीन पर मैं रखने वाला हूं। एक इंस्टीट्यूट होते हैं ISIAT, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसमें बैचलर इन मैथमेटिक्स एंड बैचलर इन स्टैटिक्स होता है, और वो इंस्टीट्यूट एडमिशन लेते हैं 12th के बाद। बच्चे टेस्ट देके वहां एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा 7 इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में जिनको आइजर बोलते हैं। आइजर का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, और इनमें एडमिशन मिलता है। इनका अपना टेस्ट है, आइजर का एक टेस्ट है, वो बच्चा दे सकता है, या एक दूसरा टेस्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा भुवनेश्वर में एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसको हम बोलते हैं नाइजर, और नाइजर एडमिशन लेता है नेस्ट के द्वारा, यानी वो भी अपना एक टेस्ट लेता है। और ये होमी भाभा जहांगीर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उससे संबद्ध ये एक इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा हमारे CUCT हमने डिस्कस कर लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 10, जहां पर बच्चे रिसर्च में जा सकते हैं, यानी वहां इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, वहां मास्टर्स और बैचलर कोर्स कर सकते हैं। उन इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी जनरली अवेलेबल मार्केट में नहीं होती, पब्लिक में नहीं होती, पेरेंट्स में नहीं होती, बच्चों में नहीं होती, बट उन कोर्सेज में बच्चे जा सकते हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि जो कोर्स बच्चे करना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट में, अगर उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स किया है और उनको जेई मेंस फाइट करने में इशू है, या वो अच्छी स्कोरिंग नहीं ला पाते, तो ऐसे बच्चों के पास एक ऑप्शन होता है कि वो 11th क्लास में ही अपनी तैयारी शुरू कर दें, और वहां एक टेस्ट होता है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, भारत सरकार की योजना है। यानी जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनमें साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा है, तो वो बच्चे वहीं 11वीं में या 12वीं में फॉर्म भरें, वो टेस्ट दें, और टेस्ट देने के बाद उसका फायदा ये होता है कि उनको डायरेक्ट एडमिशन आइजर्स में मिल सकता है या IISc में मिल सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, जहां एडमिशन या तो मिलेगा हमारा JEE एडवांस के थ्रू, और या मिलता है फिर हम KVPY के थ्रू। तो KVPY के थ्रू बहुत शॉर्ट एंट्री है, बच्चों को, जिनके बच्चे 11वीं या 12वीं में आगे साइंस में है और मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो वो KVPY दे सकते हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है
जो पैरामेडिकल में जाना चाहते हैं, एम्स में पैरामेडिकल बहुत अच्छा है। 11th क्लास में शिल्पा जी जो पूछा है, KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये एक टेस्ट होता है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। और अगर किसी के बच्चे 9th या 10th में हैं तो वो NTSC दिला सकते हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है एक, जिसे NCERT कंडक्ट करती है, वो 8th 9th 10th में होता है। और 11th 12th में बच्चा आ गया तो KVPY में। इससे आगे के एडमिशन, कोचिंग और अंडर ग्रेजुएट तीनों जगह इनसे हेल्प मिलती है। ये टेस्ट इतने अच्छे हैं। तो और अगर किसी को पैरामेडिकल बायो में जाना है तो एम्स और जिपमर, यहाँ के पैरामेडिकल बहुत अच्छे हैं। उसके अलावा आप अपने इंस्टीट्यूट के दूसरे इंस्टीट्यूट के पैरामेडिकल के टेस्ट या मेरिट बेसिस पे अलग अलग जगह एडमिशन होते हैं, बच्चे वहां अप्लाई कर सकते हैं। ये KVPY के बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि KVPY से डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है IISc में और आइजर्स में। और इसमें जब बच्चा 12वीं पास करके अंडर ग्रेजुएट पे जाएगा, पहली बार तो एडमिशन इनका आसानी से हो जाएगा। फिर बच्चे को 5,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड मिलता है और एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट मिलती है 20,000 रुपए तीनों साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी इसमें ये आपका स्टाइपेंड और एनुअल कंटीजेंसी ग्रांट मिलती है। तो कितनी हेल्प मिलती है। अगर बच्चा किसी का साइंस में अच्छा है तो आप उसे प्लीज ये KVPY टेस्ट दिलाएं, NTSC दिलाएं, ताकि वो बच्चे का रास्ता आगे सुगम हो सके। इसके अलावा हमारे पास और जो ऑप्शन अवेलेबल हैं, यानी और कौन कौन से टेस्ट हैं, वो ये हैं। यस, हमारे पास कई क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, मैं आपके क्वेश्चंस लेने वाला हूं, अभी मेरा ये खत्म ही होने वाला। ऑल्सो प्लीज एडवाइस इफ इंग्लिश सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड इन 12th बिसाइड PCM फॉर इंजीनियरिंग। मैम, इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी नहीं है, बट अगर इंग्लिश है तो वो हेल्प करता है, क्योंकि साइंस को आपको पढ़ना आगे, इंजीनियरिंग को पढ़ना इंग्लिश में ही है। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मेजोरिटी में है, इंग्लिश ही होगा, इसलिए इंग्लिश हेल्प करती है। बट इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है कि हम इंग्लिश को लेके ही चले। अच्छा, राजू जी ने पूछा है फुल फॉर्म ऑफ KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ये एक प्लान है, एक योजना है, जिसमें छोटे बच्चों को, छोटे वैज्ञानिकों को, यानी किशोर वैज्ञानिक, छोटे साइंटिस्ट, यानी जिनको साइंटिफिक एप्टीट्यूड अच्छा है, उन बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए एक टेस्ट कंडक्ट कराया गया, टेस्ट शुरू करा गया है। तो अब हमारे जो IISc एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसमें टेस्ट उनका अपना टेस्ट है, उससे एडमिशन मिलता है, या KVPY से एडमिशन मिलता है। और वहाँ कौन कौन से कोर्सेज हैं, वहाँ बायोलॉजी में कोर्स है, केमिस्ट्री में कोर्स है, ये इंजीनियरिंग नहीं है, ये बैचलर कोर्सेज है। बायो में कोर्स है, केमिस्ट्री में कोर्स है, एनवायरमेंटल साइंस में, मटेरियल में है, मैथमेटिक्स में एंड फिजिक्स में है। इसके अलावा जो आइजर बताए थे मैंने 7, उन आइजर में आइजर अपना टेस्ट लेता है और KVPY से भी एडमिशन देता है। ये 7 आइजर हैं पूना में, कोलकाता, भोपाल, मोहाली, तिरुवनंतपुरम और तिरुपति और बहरामपुर, ओडिशा। इतने सारे स्टेट में ये 7 इंस्टीट्यूट हैं। इनकी फीस करीब 22,000 रुपए पर सेमेस्टर है, बस 1285 सीट है इनमें। और आइजर्स में 5 साल के डुअल कोर्सेज है, इसमें BSMS कोर्स होता है, इसमें जिससे बैचलर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ साइंस बोलते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, डेटा साइंस, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, इकोनॉमिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंसेज, इतने सारे कोर्सेज, जियोलॉजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, ये कोर्स। और इनमें से एक 4 ईयर BS प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग साइंसेज एंड इकोनॉमिक्स, सिर्फ एक ही जगह आइजर भोपाल में ये कोर्स होता है। मैं वापस रिपीट करता हूं, एक BS प्रोग्राम 4 साल का जो इंजीनियरिंग साइंसेज एंड इकोनॉमिक्स ओनली, भोपाल आइजर चलाता है। और KVPY में जो बच्चे एनरोल होते हैं उसमें 75% मार्क्स उनके होने चाहिए 10th में। अगर 75% 10th में अनरिजर्व के लिए, और रिजर्व के लिए 65% है, वो बच्चे KVPY दे सकते हैं। तो आपका बच्चा अगर 10th में इतने मार्क्स लेके पास हुआ है
तो आप और आप उसे साइंस पढ़ाना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहता है, तो आप उसे केवीपीवाई ट्राई कराएं प्लीज। अगर कोई बच्चा नाइजर जाना चाहता है तो नाइजर जाने के लिए वहां फीस 12,000 है। देखिए कितनी कम फीस है, और 202 सीट है नाइजर में। नाइजर में 202 सीट है, और वहीं एक और इंस्टीट्यूट है उसका सीईबीसी, उसमें 47 सीट्स होती हैं। और कोर्स बीएससी प्लस एमएससी, इसका भी इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। और वो इंटीग्रेटेड कोर्स कौन कौन से सब्जेक्ट में अवेलेबल है? मैथमेटिक्स में है, अर्थ साइंस में है, कंप्यूटर में है, बायोलॉजिकल साइंसेज में है, केमिकल साइंसेज में, यानी बायोलॉजी वाले बच्चे भी नेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकल साइंस के लिए जा सकते हैं, और वहां एक पीएचडी कोर्स भी चलता है बायोलॉजिकल साइंसेज में। इसके अलावा मैंने CUCET बताए थे, जिसमें 14 यूनिवर्सिटी और एक इंस्टीट्यूट, इतने जगह CUCET के एक ही टेस्ट से एडमिशन होते हैं, और इसका अलग ही टेस्ट होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, केरला, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्रा, आसाम, और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार एंड बेंगलुरु, डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये अकेला एक स्कूल है, बाकी 14 यूनिवर्सिटी है। इनमें CUCET के अकेले टेस्ट से बच्चों का एडमिशन होता है। यहां तक तो हम बात कर रहे थे विज्ञान की, साइंस की, कि साइंस में कैरियर कैसे बनते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से बच्चों को साइंस पढ़ानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बात समझ गए तो आपने बच्चे की आधी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर दिया, और बाकी आधी जो ज्ञान आपने सुन लिया है उससे हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी तक शेयर किया था कि साइंस में, मेडिकल में 76,000 सीट है, करीब 14 लाख बच्चे 6 महीने में बैठते हैं। और वहीं अगर IIT, NIT, IIIT, GFTI मैथ्स वाले बच्चों की बात करें तो 40,000 के आसपास टॉप इंस्टीट्यूट में जगह है, और 14 लाख बच्चे बैठते हैं। अब आप सोचें, 14 लाख बच्चों में से 40,000 बच्चे गए, कितना रेशियो है? एक बच्चे पे कम से कम 20-30 का रेशियो आता है। वैसे ही मेडिकल में 30 का रेशियो आता है, यानी 30 बच्चों में से एक बच्चा सीट पाएगा और 29 बच्चे पीछे आएंगे। उन 29 बच्चों का क्या होगा? अब मेरा आंकड़ा आप समझे, मैं कई स्टेट में जाता हूं तो वहां मैं पूछता हूं बच्चों से कि आप क्या बनोगे, तो सीधे कहते हैं IAS, UPSC जाना है। और 10th में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से पास हो गए होते हैं, पढ़ाई में मन नहीं है पर बनना IAS है। कैसे हो सकता है? पर ठीक है, मैं फिर भी उनको ऑनर करता हूं, उन्होंने मन तो बनाया। अब पर हम फैक्ट्स को कैसे नकार सकते हैं? फैक्ट ये है कि देश में लाखों स्कूल हैं। अगर मैं लाखों स्कूलों में से एक एक बैच भी समझूं कि एक एक क्लास मेडिकल की चलती है, एक नॉन मेडिकल की चलती है, एक बायोलॉजी का 12th में सेक्शन है और एक मैथ्स का 12th में सेक्शन है, इस बात से आप मेरी से अगर अवगत हो, मेरी से इत्तेफाक रखें, आप एग्री हो, तो प्लीज मुझे यस लिख देना अपने कमेंट सेक्शन में कि लाखों, करीब 3.5 लाख ऐसे सेक्शन बनते हैं। अगर पूरे देश को इकट्ठा करें तो हम 3.5 लाख सेक्शन में से, क्या आप नहीं समझते उसमें से 2-2 बच्चे टॉपर होंगे? वैसे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 ले लें हम, 3.5 लाख को मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया? 10 लाख के आसपास बने। 10 लाख बच्चे वो हैं जो अपने स्कूल में टॉपर हैं। जब ये बच्चे कंपटीशन के लिए तैयारी करेंगे तो इनमें से ज्यादातर बच्चे कोचिंग करेंगे, ज्यादातर बच्चे। हाँ, मेरा पीपीटी शेयर हो रहा है, यस प्लीज। जिनको पीपीटी शेयर करने, जिनको भी डिटेल चाहिए तो आप ग्रुप में एक गूगल फॉर्म आया होगा, वो फॉर्म फिल कर देना और आप हमें क्वेरी डाल देना। हम ये एनर्जी, एफर्ट्स, मनी स्पेंड टू प्रिपेयर फॉर सच एग्जाम्स, जी हाँ बिल्कुल, इस पे भी कुछ थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं, टाइम थोड़ा कम है। तो ये बच्चे जब तैयारी करते हैं, आप देखना 10 लाख बच्चों ने तैयारी की जो टॉपर थे, और उन टॉपर ने भी कोचिंग की, और कोचिंग करने के बाद जिनको सीट मिली मेडिकल में 76,000 में टॉपर्स में से भी बच्चे कितने रह गए? 10 लाख में से 76,000, यानी 90% तो उसमें से भी रह गए, 10% को सीट मिली। तो अब जो मीडियोकर बच्चे हैं, जो क्लास में 40 का बैच था, उन 3 को छोड़ के जो 37 थे, वो कितनी भी कोशिश कर लें, वो इन बच्चों को बीट के सीटें नहीं पा सकते। इन बच्चों को बीट करके सीटें नहीं पा सकते।
कोई 1%, 2% बच्चे 5% मान सकते हैं, 10% मान सकते हैं कि वो नीचे वाले मीडियोकर बच्चे फाइट करके इन बच्चों से आगे निकल जाएं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि टॉपर को बीट करके आगे निकल जाए। इसकी वजह से जाने कितना पैसा, हमारा आपका कितना समय और एनर्जी बच्चों की बर्बाद होती है, और वो बच्चे उन घोड़ों के साथ, टॉपर घोड़ों के साथ कंपटीशन में जाते हैं। कुछ तो जीत जाते हैं, बाकी ज्यादातर हार के पीछे आते हैं, और वो बच्चे हारे हुए अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता देखते हैं कि हमने मेहनत की, सिलेक्शन नहीं हुआ। इतनी मुश्किल उन बच्चों को होती है, और उन माँ बाप की जो पैसे, गाड़ी कमाई के पैसे कहीं से कर्ज लेके, उधार लेके उन बच्चों की कोचिंग कराते हैं, और बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उन पैसों को मतलब उन माँ बाप से ले लेते हैं कोचिंग के लिए। गलती उनकी नहीं है, मेहनत कराते हैं, पर कोई ये फैक्ट नहीं बताता कि कौन से बच्चे को साइंस में आगे भेजा जाए और कौन से को नहीं। तो आप आज इस बेसिस पे बेटर जज हो सकते हैं कि कौन से बच्चे को आगे भेजा जाए और कौन से बच्चे को नहीं। तो आप देख सकते हैं यूपीएससी में भी 1000 सीटें, 8 लाख बच्चे बैठते हैं। लॉ में सिर्फ 3000 सीटें हैं, 50,000 से ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। सीए के लिए 9000 ऑन एवरेज क्वालिफाई कर पाते हैं साल में, 80,000 बच्चे बैठते हैं। ये जो फैक्ट अगर समझ में आ गया आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपटीशन में हमें किसको भेजना चाहिए और किसको नहीं। अब कैसे पता चले माँ बाप को कि मेरे बच्चा साइंस में भेजना है कि नहीं भेजना, कैसे पता चले? ये बात तो ठीक है, फैक्ट भी समझ में आ गया, साइंस भी समझ में आ गई, पर माँ बाप कैसे डिसाइड करें कि कौन सा बच्चा साइंस में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा? तो आपके लिए मेरे पास बहुत सरल जवाब है कि दोस्तों, बच्चे में बहुत आसान है उसका बेस्ट पार्ट डिसाइड करना, उसका बेस्ट पार्ट आइडेंटिफाई करना। अगर आप बच्चे में बेस्ट निकाल पाए तो आप समझना कि आपने आधा काम कर लिया। अब वो बेस्ट क्या होता है? 2 तरीके हैं उसको निकालने के। पहला तरीका, जैसे माँ बाप और टीचर निकाल सकते हैं, किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। पहले ये देखें उस बच्चे को लगाव किस चीज से है, बच्चे को क्या क्या करना अच्छा लगता है, बच्चे को क्या करना आनंद आता है, ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें करने में उसे खुशी मिलती है। आप उनको आइडेंटिफाई कर लो एक पेपर पे, ये एक्टिविटी आप लिख लें। पहले बच्चे का लगाव, बच्चे को जो करना पसंद है वो आइडेंटिफाई कर लें। उसमें से बच्चा क्या क्या अच्छा कर लेता है। जैसे बच्चा गाता अच्छा है, खेलता अच्छा है, खेल में क्रिकेट अच्छा खेल लेता है, बैडमिंटन अच्छा खेल लेता है, इनमें उसे अच्छा लगता है करना। पर क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, यानी खेल लेता है, खेलता है अलग, पर क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, क्रिकेट में उसका लगाव भी और खेलता भी अच्छा है। तो आपको पैशन निकल के आ गया कि उस बच्चे का क्रिकेट एक ऑप्शन हो सकता है। अब अगला कदम यह है कि जो जो चीजें ये अच्छी करता है उसमें से किस चीज को ये बेच सकता है दूसरों को, यानी कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो बेची जा सकती है, जिसके पैसे मिल सकते हैं। तो मान लिया एक क्रिकेट थी, एक बैडमिंटन था, एक गाना था। आपको लगा कि ये गाने में बहुत सक्सेस हो जाएगा, क्रिकेट खेलता तो अच्छा है पर गाने में बड़ा सक्सेस हो, और गाने को बेचा भी जा सकता है, कहीं भी गाना शुरू कर देगा, यानी उसके पैसे मिल जाएंगे। तो अब आपका प्रोफेशन बन गया, सिंगिंग में जा सकता है बच्चा। अब आप देखना, सिंगिंग जो जा सकता है उसके पैसे भी मिल रहे हैं, पर क्या दुनिया को सिंगिंग की जरूरत है? सिंगिंग से लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है? अगर वो परिवर्तन आता है तो इस बच्चे का वो मिशन हो जाएगा, यानी बच्चा जिस चीज को प्यार करता है, जिसके पैसे मिल रहे हैं और जिसे करना अच्छा लगता है, वो उसका मिशन बन गया। तो अब आपको सिंगिंग उसका करियर बनी। अगर वो बच्चा, मैं फिर एक एग्जांपल लेता हूं, अगर घर में टॉयज को तोड़ता है, मशीनों को तोड़ता है, उनके अंदर स्क्रू ड्राइवर डालता है, बिजली के तारों से कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, तो आप समझ लेना उसका इंजीनियरिंग की तरफ झुकाव है। उनमें से क्या अच्छा कर लेता है? बाइक ठीक कर लेता है, कार ठीक कर लेता है, बाइक डिजाइन कर लेता है, डिजाइन का मतलब कुछ उसको डेकोरेट कर लेता है। अगर ऐसे किसी काम को कर लेता है, कोई टूटे हुए अपरेटस जोड़ लेता है, तो आप समझना ये उस चीज में, मान लिया आपकी कार को रिपेयर कर लेता है, वो उसका तेल पानी, टायर बदलना, ये सब काम जितने भी है वो सब कर लेता है, उसका बड़ा उसमें इंटरेस्ट है और करता भी है।
तो वो कार के काम में उसका पैशन, यानी उसका पैशन है कार की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ है ही, कार की तरफ है। अब इसमें से कौन सी चीजें मार्केट में बेची जा सकती है? अब उस ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आप वो चीज देखो कि जो ये कर सकता है बेहतर और जिसकी वैल्यू मिल रही है, यानी कार रिपेयर करेगा या उसकी क्वालिटी चेक करेगा या कार बनाएगा या डिजाइन करेगा, ऑपरेट करेगा, बेचेगा, उनमें से क्या, बहुत सारे ऑप्शन है, उनमें से ऐसा क्या है जो इसको बेस्ट वैल्यू देगा, वो एक डिसाइड कर लिए। अब उसकी दुनिया को कितनी जरूरत है? आज कारों का काम ठप पड़ा है, आगे बढ़ेगा कम होगा, ये देखना है। अगर स्कोप है आगे तो मुझे उस दिशा में भेजना है, स्कोप नहीं है तो उसमें माइक्रो मैनेजमेंट करके निकालूं किस चीज का स्कोप होगा। स्कोप होगा क्योंकि भविष्य में आज देश और दुनिया को जरूरत है इलेक्ट्रिकल कारों की, जो एनर्जी के दूसरे सोर्सेज से चले, जो पेट्रोलियम के अलावा सोर्सेज से चले। तो वो स्कोप है, दुनिया को उसकी जरूरत है, तो उधर भेजो, ये बच्चा उधर सक्सेस होगा। तो आपको समझ में आ गया कि बच्चे का करियर कैसे डिसाइड हो। ये है ऑल ऑफ सडन बहुत ही एडहॉक तरीका बच्चे का करियर डिसाइड करने का। वहीं अगर किसी को लगता है कि नहीं इससे नहीं काम चलता और मुझे स्पेसिफिक चाहिए, तो दुनिया में एक ही तरीका बचता है और वो इतना अहम और साइंटिफिक तरीका है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो। अब हर आदमी को अपना रोग नहीं पता चल सकता, हर आदमी को अपनी बीमारी पता नहीं चल सकती, तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ लोग तो अपने इलाज घर ही कर लेते हैं, पर सब नहीं कर सकते, तो बाकी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर जाते ही क्या करता है, आपको दवाई देता है। मुझे लिख के बताएं प्लीज, डॉक्टर क्या करता है आप जाते हो तो? यस और नो में जवाब दें, या लिख के बताएं कि आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको क्या करता है, डॉक्टर का पहला काम क्या होता है? मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। एग्जामिनेशन, वंडरफुल शिल्पा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि डॉक्टर एग्जामिनेशन करता है, टेस्ट करता है। वैसे ही बच्चों के लिए भी एक ही ऑप्शन है कि वो असेसमेंट हो सकता है उस बच्चे का, यानी उस बच्चे में परख निकाल लो, उसका टेस्ट हो सकता है कि वो बच्चा किस चीज में अच्छा है। और ये असेसमेंट एक बार साइंटिफिकली हो जाए, मैं कहता हूं दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। बच्चा जिंदगी में क्या करके खुश होगा, क्या बन के खुश होगा, क्या बेहतर करेगा, और उसकी जिंदगी में सफलता किस चीज में मिलेगी, एंड ऑन विच वन पाथ द चाइल्ड वुड गेट सक्सेस, यानी उसे जिंदगी की सक्सेस किस रास्ते पर मिलेगी, ये सारी चीजें एक असेसमेंट से निकल जाती है। और वो इतना परफेक्ट असेसमेंट है कि जब मैंने वो सीखा था, मतलब मुझे कितना आनंद आया, मतलब मैंने भगवान को कहा काश ये विद्या मुझे पहले आती, तो चलिए कितने जीवनों में आज और उजाला कर सकते हैं हम लोग। और ऐसे असेसमेंट देश में बहुत महंगे दरों पर मिल रहे हैं, क्योंकि अब्रॉड में लोग ज्यादा सफल हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनका बचपन में असेसमेंट हो जाता है। हमारे यहाँ कोई असेसमेंट नहीं करता, हमारे यहाँ जो माँ बाप ने कह दिया वही बच्चे को बनना है, जो हमने पड़ोसी का देख लिया वही बच्चे को बनना है, जो कुछ किसी से सोच लिया वही बच्चे को बनना है, ये सब हमारे यहाँ चलता है। और बच्चे को बेचारे को नहीं पता होता उसमें आगे क्या करना है, आगे जाके वो बच्चा सफर करता है। जितना भी मैं आपको बता दूं, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन वर्किंग लोगों में है, वो उनमें है जो बहुत पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे और गलत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं है, और जो काम नहीं पसंद है वो रोज करना पड़े, तो आप सोचो कितनी स्ट्रेस आती होगी आदमी को। और मैंने उन लोगों को जिया है, मेरे साथ ऐसे लोगों को मैंने बहुत करेक्ट किया है। और पर कितना करेक्ट करेंगे, बेमन नौकरी करते हैं, क्योंकि माँ बाप ने एक डिसाइड करवा दिया था कि आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, आईएएस बनना है। मैं आपको एक ऐसी कैटेगरी बताऊं कि आईएएस अपने काम से खुश नहीं। मैं कितने आईएएस को जानता हूं जो अपने काम से खुश नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ और बनना चाहते थे, माँ बाप ने बना कुछ और दिया या वक्त ने बना कुछ और दिया। तो आपके पास वक्त है, अगर आपके आसपास बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, या आप पढ़ाते हो, तो प्लीज सावधान, आप कुछ जिंदगियों को गलत रास्ते से बचाकर अच्छे रास्ते पर भेज सकते हो। उन बच्चों का असेसमेंट कराओ, कहीं कहीं एक्सपर्ट के पास असेसमेंट कराओ। आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद करें। और वो असेसमेंट क्या होता है, उसका क्या रिलेवेंस है, बहुत सिंपल सी बात है, बच्चे में वो खूबी ढूंढ लो
जो भगवान ने दी, जो उसको विरासत में मिली, यानी ऐसी योग्यताएं, ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी एबिलिटीज, ऐसे एप्टीट्यूड, इन सबको जो बच्चा अच्छा करता है, यानी जिन चीजों में बच्चा अच्छा है, वो अच्छा कहां से आया? या तो ईश्वर ने दिया, या माँ बाप से आया, या जहां पैदा हुआ वहां। ये जो अच्छा करता है वो उसकी योग्यताएं हैं, उनको तलाश लो, तराश लो, समझ लो, आइडेंटिफाई कर लो। दूसरा, जिस घर में बच्चा पैदा हुआ उसमें वो कौन सी चीजें डेवलप हुई और कौन सी डेवलप नहीं हुई। जैसे एक बच्चा अच्छा बोल सकता था, पर घर में माहौल ऐसा है कि बच्चों को बोलने ही नहीं दिया जाता, तो उस बच्चे की वो वर्बल एबिलिटी दब जाएगी, वो बच्चा एक्सट्रो नहीं हो सकता, वो बच्चा इंट्रो हो जाएगा। तो आप उसकी और वो इंट्रो बच्चा, अगर आप उसे नेता बनाओ, मैनेजर बनाओ, बस का कंडक्टर बनाओ, या उसको जर्नलिस्ट बनाओ, टीचर बनाओ, नहीं बन सकता, क्योंकि वहां ज्यादा बात करनी पड़ेगी और इंट्रो बच्चे को एक्सट्रो होना पसंद नहीं होता। तो अगर उसको ऐसे कामों में रख दोगे तो आप देख लो हम में से कितने लोग अपने काम से दुखी हैं, वो इसकी वजह से जो पसंद नहीं है वो करना पड़ता है, और जो पसंद था वो करने को नहीं मिला, इसका मन में हमेशा मलाल रहता है। तो ये दो चीजें असेसमेंट से ट्रेस होती है। तीसरी चीज, एक हॉलैंड फॉर्मूला से ये पता चल जाता है कि ये बच्चे की रुचि क्या है, इसका इंटरेस्ट क्या है, किस डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, किस में अच्छा लगता है, इसको काम करके अच्छा लगता है या करवा के अच्छा लगता है, कुछ डिजाइन करके अच्छा लगता है, किसी से डिजाइन करा के अच्छा लगता है, किसी का माल हड़पने में अच्छा लगता है या किसी को देना अच्छा लगता है, ये दानी है, त्यागी है या लुटेरा है। ये आई एम सॉरी टू से दिस वर्ड, पर मैं इसको बहुत ही अपफ्रंट कह रहा हूं, ये आइडेंटिफाई हो जाता है। यानी ये किसी का माल छीन के खुश होगा या किसी को माल दे के खुश होगा, ये इंटरेस्ट में डेवलप होता है। ये इंटरेस्ट एक बार आइडेंटिफाई हो जाए और इन तीनों चीजों को अगर मैप करके देख लें और उसको हम करियर के साथ अगर उसको एसेस करें, तो ऐसे पता चलेगा कि अगर एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल है तो बच्चा ये बन सकता है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैथमेटिशियन बन सकता है, वर्बल है तो टीचर बन सकता है, एंकर बन सकता है, मैकेनिकल है तो इंजीनियर बन सकता है, रीजनिंग अच्छी है तो वो लीडर बन सकता है, लॉयर बन सकता है, मार्केटर बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, स्पेशल है तो डिजाइनर बन सकता है। वही बच्चे की पर्सनैलिटी अगर इंटरपर्सनल अच्छी है तो अगर वो एक्सट्रोवर्ट है तो टीचर बने, इंट्रोवर्ट है तो साइंटिस्ट बने, एक्सट्रोवर्ट है तो लॉयर बने, इंट्रोवर्ट है तो जज बने। बहुत सिंपल है, कोई चीज खराब नहीं है, जो है उसके हिसाब से करियर को डिसाइड कर दो। हर करियर की अपनी डिमांड होती है इन चीजों की, यानी हर करियर के लिए एक स्पेसिफिक एप्टीट्यूड चाहिए, एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी चाहिए, स्पेसिफिक आपका इंटरेस्ट चाहिए, और हर एक इंटरेस्ट और करियर, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड से रिलेटेड कोई ना कोई करियर है। तो बच्चा किसी भी लेवल पे हो, आप उसके हिसाब से करियर निकाल सकते हैं, ऐसे ही इंटरेस्ट के लेवल पे। अगर वो आर्टिस्ट है तो सिंगर हो सकता है, म्यूजिशियन, एक्टर, इंटीरियर डेकोरेटर, राइटर, स्पीचेस और रिपोर्टर हो सकता है। अगर वो सोशल है तो काउंसलर होगा, सोशल वर्कर होगा, टीचर होगा, नर्स होगा, थेरेपिस्ट होगा। एंटरप्राइजिंग है तो मैनेजर बन सकता है, सेल्स पर्सन बन सकता है, मार्केटर बन सकता है। इतने सारे चीजें जब समझ में आ जाएं तो बहुत सिंपल है, हमें पता चल जाता है कि ये बच्चे को पहले ही पता चल जाता है। इन्फॉर्म्ड करियर ऑप्शन, रादर इसे बाद में बताएं हम 12वीं के बाद कहां जाएगा, हम इसको 9th क्लास में बता दें। एक बार असेसमेंट हो जाए कि भाई तेरे पास क्या अच्छी चीजें बच्चे और तेरे हिसाब से ये करियर है, तो आप देखना उस बच्चे की करियर की पट कथा आपने लिख दी। और जो इन्फॉर्म्ड करियर ऑप्शन मिला है साइंटिफिकली, अगर आपने सही जगह से कराया है, सावधान, मार्केट में बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ भी कर जाते हैं, सही जगह से कराया है तो आपको इतनी वैल्यू देगा कि आपकी आने वाली जनरेशंस को सही ट्रैक पे ले जाएगा। सही ट्रैक पे एक सेटिस्फाइड बच्चा एक सेटिस्फाइड सिटीजन बनता है, एक फैमिली मेंबर बनता है, एक फादर बनता है, एक हस्बैंड बनता है, किसी का भाई बनता है। और वो जब सेटिस्फाइड होगा तो उस घर में खुशहाली होगी, लोग खुश रहेंगे, वो खुश अपनी जिंदगी से होगा, उसके परिवार खुश रहेगा। वहीं गलत ट्रैक पे गया करियर में बच्चा, तो वो ऑफिस में परेशान रहेगा, घर में आके परेशान रहेगा, यहाँ भी फ्रस्ट्रेटेड, वहां भी फ्रस्ट्रेटेड। तो आप अपने बच्चे को या आपके आसपास जो बच्चे हैं उनको अगर फ्रस्ट्रेशन से बचाना है, सही करियर में, सही डायरेक्शन में भेजें। इससे कीमती और कोई चीज आपके हमारे पास हो नहीं सकती। अब एक नया प्रश्न शुरू होता है कि असेसमेंट कहां से कराएं। तो ये असेसमेंट आप अपने शहर में अगर कोई अच्छे काउंसलर हैं, करियर काउंसलर, आप वहां से करा सकते हैं। नहीं है तो ये आप हमसे करा सकते हैं।
हम पूरे इंडिया में ये सर्विसेज देते हैं। इस साल हमने लाखों यानी लाखों बच्चों को हर साल हम सर्विसेज देते हैं। हमारे सैकड़ों करियर काउंसलर पूरे देश में शहर शहर में हैं, और आजकल हम ऑफलाइन भी करते हैं इसको और ऑनलाइन भी करते हैं। तो ये दोनों में ही हो सकता है। इसमें एक 90 मिनट का असेसमेंट टेस्ट होता है जिसमें बच्चे की पूरी ब्रेन मैपिंग करके हम निकालते हैं। ब्रेन मैपिंग, माँ बाप की ब्रेन मैपिंग करते हैं, माँ बाप से समझते हैं, बच्चों से समझते हैं, दोनों को क्रॉस वेरीफाई करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर से क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तब जाके रिपोर्टिंग होती है। फिर उसके साथ वन ऑन वन बच्चे के साथ माँ बाप के साथ बैठ के बात करते हैं, और पूरे साल तक बच्चे को सपोर्ट करते रहते हैं, उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उसको बताते हैं तेरे लिए क्या दुनिया में है और तेरे अंदर क्या अच्छा है। फिर माँ बाप को कन्विंस करते हैं, तब जाके एक अच्छी करियर गाइडेंस बन पाती है एक बच्चे के लिए। और ये बात स्कूलों में नहीं होती, इसलिए स्कूलों के बाहर ये कर रहे हैं। आजकल हम स्कूल में भी कर रहे हैं, बहुत सारे स्कूल हमसे करियर गाइडेंस लेते हैं। तो मेरा उद्देश्य आपको जागरूक करना था। अगर आपको सेवाएं अच्छी लगे तो आप ले सकते हो, जहां से अच्छी लगे। हमारी जो सेवाएं हैं वो मैं आपको शेयर कर दूं कि ये इंडिया में बहुत कॉस्टली हैं, पर हम बहुत ही इफेक्टिव कॉस्ट पे इसको देते हैं। और आपने मुझे 1.5 घंटे तक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो 10 मिनट हम क्वेश्चंस पे बात कर सकते हैं। मैं ये स्क्रीन अपना बंद करता हूं। जिनको क्वेश्चन पूछना है वो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं, नीचे आपके पास ऑप्शन है हैंड रेज का, और मैं फिर उनको अनम्यूट कर दूंगा। और आप अभी आप लोग खुद भी अनम्यूट कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर दी हमने। लीना जैन जी, आपको अनम्यूट किया है। आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछ सकते हैं प्लीज। मनमोहन पानीपत, मुझे टेस्ट करवाना है। आप प्लीज, आप हमारे जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में आप अपना नंबर, अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या इंडिविजुअल हमें भेज सकते हैं। जिनको टेस्ट कराना है वो आज अपना रिकॉर्ड करा सकते हैं ताकि आपको टाइम स्लॉट मिल सके, क्योंकि हमारे टाइम स्लॉट बहुत लिमिटेड हैं। लॉकडाउन के बाद हम ऑफलाइन आपके शहर में भी अवेलेबल करा सकते हैं इसको। तब तक हम असेसमेंट उसका बच्चे का, और ऐसा भी हो सकता है असेसमेंट हम ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन वन ऑन वन लॉकडाउन खुलने के बाद हो सकती है। यस प्लीज। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है? सर आपने एक पेड क्लास के बारे में बताया था, कब होगी पेड क्लास? आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे, कौन सी पेड क्लास की बात कर रहे हैं? करियर काउंसलिंग के लिए? नहीं, भोपाल से प्रियंका जी मैं नहीं बिलोंग करता, पर भोपाल में हमारे करियर काउंसलर अवेलेबल है। यस, डॉक्टर साहब के साथ हम पेड करने वाले हैं अभी। मनमोहन जी बिल्कुल करेंगे। यस, ऐसे जी ने पूछा है क्या ये बिजनेस पर्संस के लिए भी है? बिल्कुल है, बट वो टेस्ट अलग है। बिजनेस पर्संस के लिए टेस्ट अलग है, बच्चों के लिए टेस्ट अलग है। बच्चों की साइकोलॉजी अलग होती है, बड़ों की साइकोलॉजी अलग होती है, दोनों के लिए है। अगर आपको बड़ों के लिए भी कराना है तो भी आप हमें लिख सकते हैं। वी डू फॉर एडल्ट्स ऑल्सो। हम वर्किंग पीपल्स का असेसमेंट भी करते हैं, हम कंपनीज के लिए टीएनए भी करते हैं। आप हमें वो उसके लिए भी भेज सकते हैं। यानी आपके ऑफिस में जो लोग हैं, अगर उनके काम से आप खुश नहीं है और वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे, प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो रही है, आप हमें लिख सकते हैं। हम असेसमेंट करके बता देंगे इनमें यहाँ इशू है और इनको ये बदलाव कर दो, ये लोग काम करना शुरू कर देंगे। जलगांव में भी है क्या? बिल्कुल उत्कर्ष जी, आप हमें पिंग कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारे व्हाट्सएप नंबर ये है, और जलगांव में हम आपको ये फैसिलिटी अवेल करा देंगे। कॉमर्स के लिए अनूप जी हम जल्दी लाने वाले हैं, ह्यूमैनिटी के लिए भी हम जल्दी लाने वाले हैं। ये पूरी सीरीज चलेगी, सत्या ने ये सीरीज शुरू की है, आज उसका 3रा सेशन है। और ये अब हम कॉमर्स के, साइंस के बाद कॉमर्स आएगा, और कॉमर्स के बाद ह्यूमैनिटी आएगा, और ह्यूमैनिटी के बाद न्यूट्रल करियर आएंगे। ये क्वेश्चन, फिंगरप्रिंट टेस्ट क्या होता है सर, इसके बारे में बताइए जी। फिंगरप्रिंट टेस्ट क्या है, जो डीएमआईटी लोग करते हैं? यस, मैं आपको बता दूं, डीएमआईटी अगर आप कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो सावधान, उसके रिजल्ट बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। अगर कोई कर रहे हैं तो मैं माफी चाहूंगा, पर मैंने डीएमआईटी पे बहुत काम किया है, पर मैंने आज तक बेचा नहीं। डीएमआईटी की बात यह है कि किसी का फिंगरप्रिंट देख के आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा इंजीनियर बन जाएगा या ये बच्चा सफल इस दिशा में चला जाएगा, क्योंकि सिर्फ फिंगरप्रिंट नहीं तय कर सकता कि वो बच्चा कहां जाएगा।
मैंने टेस्ट किया है, एक बच्चा जो चंडीगढ़ में पैदा हुआ, एक दिल्ली में पैदा हुआ और एक बिहार में पैदा हुआ, रिमोट एरिया में जहां कोई नहर बहती है, नदी बहती है और उसको पार करना भी वहां के गांव वालों को मुश्किल होता है। तीनों के फिंगरप्रिंट एक जैसे हैं। चंडीगढ़ वाला बच्चा जितना सक्सेस होगा, दिल्ली वाला बच्चा जितनी ऊंचाइयां छुएगा, वो बच्चा ये बिहार वाला बेचारा शहर तक भी नहीं पहुंच पाएगा। आपका फिंगरप्रिंट आपकी सक्सेस की पटकथा नहीं लिख सकता। आप अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स को नहीं मिनिमाइज कर सकते, नहीं एलिमिनेट कर सकते। आप अपनी एजुकेशन को नहीं एलिमिनेट कर सकते। आप अपनी सराउंडिंग को, सोसाइटी को, जो स्ट्रक्चर है उसको नहीं एलिमिनेट कर सकते। ये सारे फैक्टर काम करते हैं, 6 फैक्टर काम करते हैं, तब जाके एपीआई टेस्ट होता है, फिर आपका एनवायरनमेंट टेस्ट होता है, फिर आपके आसपास कौन सी चीजें अवेलेबल है, आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, फैमिली का एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा है। ये सारी चीजें तब डिसाइड होगा कि आप किधर जाने वाले और आपके पास क्या है, उसको कितना माइलेज मिलेगा।